तो आप चैप्टर का नाम क्या डालोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, एफएसटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एफएसटी डिस्कस होगा बस, चैप्टर नेम भी है, टॉपिक में ये टॉपिक ही लिख दो, चैप्टर नेम क्या लिख रहा है, ठीक है। आज हम लोग जो है एफएसटी करेंगे, एफएसटी वो भी कौन सा करेंगे, 6 वाला, ठीक है। अभी आपका रिसेंट में कौन सा हुआ है, यार तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, तुम लोग बोलते नहीं हो, कैसे 2.5 घंटे कटेंगे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन कैसे लगाओगे भैया। अभी तुम्हारा 6 हुआ है, 7th हुआ है, यार मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, भैया मेरी आवाज आ रही है, हेलो। यस सर। यस सर। तरीका है यार, क्या तरीका भैया, इतना इतना बोलने में दिक्कत हो रही है। 6th हुआ है कि 7th हुआ है बताओ, चलो जो भी हुआ है करेंगे 6 वाली, ठीक है, क्योंकि 7th वाला मैम करेंगे। इरिटेटिंग पीपल। चलो अच्छा देखो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यूरेनियम इज अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्टिनाइड, थर्ड पीरियड, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या लगाया था, एक्टिनॉइड। देखो यार तुम्हें एक चीज समझो बेटा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे, दो रीजन है, एक तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी भी टपक पड़ेंगे, दूसरी बात अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा, तो तुम्हें एलिमेंट अगर याद ही नहीं होगा तो तुम कैसे बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भैया डी ब्लॉक के जल्दी से हम बता देते हैं कैसे याद करोगे, कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। 3D सीरीज की अगर बात करें, फिर बात करें 4D सीरीज की, फिर बात करें 5D सीरीज की, 6D सीरीज इनकम्प्लीट है इसलिए उसे याद नहीं करा जाता, ठीक है। 3D सीरीज की अगर बात करेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, हमने तो ऐसे याद कर रखी है, सक टी वी कर मन पे को नी, देन उसके बाद क्यू, देन उसके बाद जिंक, शक टीवी कर्मन फेको नहीं, क्यों हमने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। देन उसके बाद 4D सीरीज कैसे याद रखी है हमने याद कर रखी है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर अगर कोई, यानी कि सीढ़ी, ये बिल्कुल सही से लिखना, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होंगे। थर्ड सीरीज हमने ऐसे याद कर रखी है कि ला हफ्ता ता वरना री ऑज इदरिच पिटाई और होगी। तो हमने देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट याद कर रखे हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी बात अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट इन्हें भी हमने याद कर रखा है मंत्र की तरह, ठीक है। एफ ब्लॉक में दो चीजें, एक अपने पास कौन सी, लेंथेनॉइड, एक लेंथेनाइड है, एक लेंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। अब अगर बात करें लेंथेनॉइड सीरीज की कैसे याद रखी है, बताइए भैया। देखो हमने तो ऐसे करिए, अपना बता सकते हैं, बाकी तुम्हें शर्म आ रही तो तुम ना भी करो, कोई याद कोई दिक्कत नहीं है। मैंने याद करिए, सी पर नड पम सम यू गुड तब ढाई हो एटम जब ब्लू, देखो ऐसे, सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो, तब डाई हो अर्टम यबलू, अर्टम यबलू यबलू। तो यार इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि एक तो हमें ये पता है कौन सा एलिमेंट कौन सा ब्लॉक का है, बाकी तुम्हें एस और पी ब्लॉक का तो पता ही है। हलीना की रूबी से फ्रेंड से बेटा मांगे कार इसको डबाब राजी, और पी ब्लॉक में आ जाओ तो बैगन आलू गाजर इंथेरा काजी के संप्रभु नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिगाड़े गोस्ट से टेपो और फिर कल बारह एंटी हीलियम रेडॉन। तो एस और पी ब्लॉक तो अपने को याद ही है, डी ब्लॉक और याद कर लो, सकती है जारी जरा निवाना मतलब रुकावटें राह में पड़े, अगर कोई दूसरा हो जाएगा लापता बना दिया इधर पिटाई और होगी। ऐसे एफ ब्लॉक याद कर लो, सी पर नेटवर्क से यू गुड तब हो एटम ब्लू, ठीक है। अब अगर सोचो अगर तुम्हें बेटा एस ब्लॉक पूरा याद है, पी ब्लॉक पूरा याद है, डी ब्लॉक की तीनों सीरीज याद है और तुम्हें एक्टिनॉइड याद है, तो अगर तुम्हें ये वाले एलिमेंट याद है, अगर तुम एक्टिनॉइड नहीं भी करते हो, अगर तुम्हें लेंथेनॉइड याद है एक्टिनॉइड तुम नहीं भी करते हो, फिर भी तुम पहचान ही लोगे कि अगर इनमें से कहीं का एलिमेंट नहीं तो कहां का होगा, ऑब्वियसली बात एक्टिनॉइड, क्योंकि 6 भी तुमसे पूछ ही नहीं जाएगा क्योंकि उसमें एलिमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर भी मैंने याद कर रखा है, वाह यू हम सम बक सब अस फम मड नोलर फम मड एमडी फम मड नो लॉरेंसियम। हमने ऐसे याद कर रखी पूरी पीरियोडिक टेबल,
ठीक है, और इससे फायदा मेरा ये है कि हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट के नंबर याद है। एक चीज और भी बेटा, देखो अगर तुम्हें एलिमेंट याद है तो तुम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें ट्रिक लिखनी है तो शॉर्ट में फटाफट लिखो इसे। इसे तो नॉर्मल ऐसे ही व्हाट्सएप वाले जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ दो, शक्ति वी कर मन फे को नी क्यू जिंग। इसे यारी जरा निभाना मौत तक, एमओ है, एम ओ है ये। ठीक है, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, इसे कैसे याद रखा है, ला हफ्ता वरना रिऔज इधर पिटाई और होगी। ठीक है, देखो इस एक तुम सोचोगे सर आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे यार इसलिए नहीं बढ़ रहा, हम चाह रहे हैं तुम्हारा इस टाइप का, ये अभी तो खाली यूरेनियम पूछा, हम बताते हैं ये दिख ही रहा है किसका है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये तुम्हें अगर किसी और को पूछ ले तो तुम यहाँ से कर लोगे ना। ठीक है, ला हफ्ता वरना रिऔज इधर पिटाई और होगी, इसे कैसे, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते जाओ, जैसे लिखा है ऐसे पढ़ते जाओ, सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अर्टम या ब्लू का पा यू न पू अम सम भक सफ अस फमड नोलर। हमने तो यार ऐसे कर रखा, मेरा काम चल जाता है। ठीक है, चलो तो बताओ, ये तो तुमने सबने कर ही लिया होगा, कौन सा, एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, हटा दे इसे हटा दे बेटा। यस सर। ठीक है, तो यार तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल होगी, और नहीं है तो नेट से कर लो डाउनलोड, और नहीं तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार ऐसा वैसा 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 ऐसा करके कुछ किसी को लग रहा है, अगर लग रहा है तो तुम इसे नोट कर लो नोट अगर करना है। ठीक है, वैसे तो हटा ही देते हैं, हटा दे, हटा दे, चलो। यस सर। तो ये तो आसान सा था, बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर येट एंड अननोन इन द सेवेंथ पीरियड। बताओ बताओ भैया। डी। डी ब्लॉक के, बिल्कुल से अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, अभी हम बताया था, हमने हमने कहा था कि वो 6 जो तुम्हारी 3D हो गई, 4D हो गई, 5D हो गई, तो हम लोग 3D 4D 5D तो पढ़ते हैं, 6D नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टाइप के एलिमेंट ऐसे जबरदस्ती रखे गए हैं, ऐसा सोच के कि भैया कुछ आगे आएगा, अभी तक अननोन है, उन्हें पता नहीं, उनका नाम कैसे रख देते थे हम लोग, ऐसे 1 1 2 है तो कैसे लिखते थे, अन अन बाइयम, अन अन ट्राइयम, अन अन टेट्रियम, ऐसे करके नाम इनका रख देते थे। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक, ये आंसर। कह रहा है विच रूल इज नॉट फॉलोड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 4 रूल हैं, बताओ कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, बताओ जरा क्या लगाया तुम लोगों ने। पॉली ने, यार एक पहले तो एक चीज बताओ, क्वेश्चन क्लियर विजिबल है, ब्लर अलर तो नहीं हो रहा। नो सर। ठीक है, हाँ तो इसमें भैया पॉली रूल नहीं लग रहा, क्योंकि पॉली भैया जो थे उन्होंने ये कहा था कि देखो यार ऐसा है यार, एक तो एक सेकंड बेटा रुकना, बस 1 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, हाँ तो पॉली जो भैया थे वो ये बोल गए थे कि इलेक्ट्रॉन जो भरोगे वो आप ऐसे, ये तो बोल गए थे हुंड के एक एक करके भरोगे, तो जो पॉली आए बोले आप इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक ऑर्बिटल अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, एक मुंडी नीचे रहेगी। क्यों ऐसा, क्यों बता सकते हो, रीजन बताओ इसका बेटा, क्या रीजन है। सर एक टाइम पे यार सेम सेम स्पिन नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन कैसे करा दोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा ना, सेम स्पिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते हैं, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक वाइज, समझे। अगर एटम के चारों तरफ शेल है और शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बैठता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे एक साथ कैसे घूमेंगे यार, क्योंकि उनमें सेम, अगर सेम स्पिन कराओगे तो उनमें रिपल्सन होगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो पता ही है तुमको, बड़ा आसान तुम हलवा चूरन क्वेश्चन, चूरन तो कहाँ गया, पाउली पाउली प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। बताओ भैया कौन सा लगाया इसमें, डी। कौन सा लगाया, सर डी। डी, डी वाला लगाया हो क्या। यस। अच्छा, इसी बात, चलो देख लेते हैं किसका किसका है। O2 निगेटिव है इसमें, बी। He2 पॉजिटिव है, और अपने पास NO है, और अपने पास C2 है। देखो यार एक बार बना के दिखा दे, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है। देखो O2 में जब तुम O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाते हैं तुम्हें पता ही है, एक O का पहले वो लिख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 एंड 2p 2p4, यही तो करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर दो दो तुम्हारे ऑक्सीजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 16 होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमें उससे भी मतलब नहीं, हटा दो। ठीक है, तो हम क्या करते थे तो पता ही होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को खाली ड्रॉ कर लो, इसे करने की कोई जरूरत है नहीं इसे। ठीक है, तो अगर इसका पी लिखोगे एक यहाँ पे आ जाएगा। बताइए एरी क्या कह रहा हो बेटा, बता दो। सर जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें टाइम लग जाता है, कोई शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट है यार इसका, लेकिन वो शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता है, बताने को बता सकता हूँ तुम्हें,
तुम नंबर ऑफ मेरे को इलेक्ट्रॉन टाइम लग जाता है इसमें 3-4 नहीं टाइम लगता है। देखो हम तुमसे बातें कर करके कर रहे हैं, अगर हमें बातें करना है तुमसे करनी पड़े, और अगर हमें हमें सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो हम ये तुम्हें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखा देंगे, बहुत ही पर ना वो जैसे सिंपल। न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं तो जैसे 8-8 होते हैं तो फिर उनमें से करना और होता है। ऑर्डर में देखो यार ट्रिक तो है। हर्षिता बेटा आपका ये खुल गया, हटा दो इसे, कैसे हटेगा यार। चाहिए तो वहां से 1 सेकंड रुकना। हाँ ठीक है। ट्रिक तो यार है कि आप अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो और उसे फिर क्या करो, उससे आप 2 से डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है उसमें, हर हमेशा मतलब ऐसे ट्रिक काम नहीं करती। तो तुम्हें इतना तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये वाला ड्रॉ करना पड़ेगा। पी में ये देखो, ये क्या है, ये ऑक्सीजन एटम, इधर भी ऑक्सीजन एटम है, बीच में क्या बनाओगे, O2 का बनाओगे, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कि 1 2 3 और एक ये हो गया 4। ऐसे में देख लो 1 2 3, यहाँ पे आ गया 1 4, ठीक। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, नीचे कौन सा रहता है, सिग्मा, ऊपर रहता है पाई, ठीक है। और यहाँ पे जब जाओगे तो उल्टा हो जाता है, पाई नीचे आ जाएगा, सिग्मा चला जाएगा ऊपर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा 2p जेड की, स्टार, ठीक है। और ये कौन से, पाई 2p एक्स, ठीक है, और पाई 2p वाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास पाई 2p एक्स, ये हो गया तुम्हारे पास पाई 2p वाई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बस 8 इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसमें भरने हैं। तो देखो भैया 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद 7 और 1 8। अब क्योंकि हमें O2 का थोड़े ना निकालना है, हमें तो यार O2 निगेटिव का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर तुमने ऐड करा तो कहाँ आएगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ पे था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये O2 का था, ये तुमने किसे बना, O2 का है ना। लेकिन तुम तो निकाल किसका रहे हो, तुम तो O2 निगेटिव का निकाल लो ना। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए जरा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ 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 बताओ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 6 है। माइनस का एंटी बॉन्डिंग कितने, 3/2, कितना आ जाएगा, 1.5, यही तो आएगा। तो भैया BO का 1.5 है, तो एक किसी और का निकाल लो, काम बन जाएगा। नहीं सॉरी, BO क्या कह रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर टू 1.5 है ना, इसका O2 का निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो O2 एक जगह पे सबसे ज्यादा O2 का। बाकी यार मुझे तो लग नहीं रहा, हीलियम का देखो हटा ही दो, C2 का हटा ही दो, NO का निकाल के आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हटा, ये तुम्हें पता ही कैसे निकालना है, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अगर तुम NO का निकालोगे, जल्दी से कर लो फटाफट, एक तरफ लिख दो N, एक तरफ लिख दो O, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, तुम्हारा आंसर D नहीं होगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। O2 का सबसे ज्यादा आना चाहिए, O2 नेगेटिव का। फिर भी एक बार देख लेते हैं, फरदीन देखो, तो n का कितना होता है भैया, 1s 2s और 2p। यहाँ पे 1s देन 2s और यहाँ पे 2p, ठीक है। 2 2 4 और 3 7, यहाँ पे 2 2 4 और 4 8, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2p का बनाना है, ठीक है। तो जब 2p का बनाओगे तो n का रो के बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इसका n का p हो गया, ये तुम्हारा O का p हो गया, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 3, 1 2 3, इसमें कितने 4, यानी कि 1 2 3 और 1 4। उसके बाद भैया यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिसमें तुम्हें माथापच्ची करनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस ही तुम्हारा टाइम बचा सकती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। ऐसे यहाँ पे ऐसे और एक आ गया ऊपर। देखो यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक भैया लग जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिक से फिर कुछ क्वेश्चन वो सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ में तो तुम्हें माथापच्ची करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसका बन गया, ये भैया NO का बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर 3 इधर, 7 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 देन 3 देन 4 5 देन 6 और एक यहाँ पे आ गया 7। NO का ही पूछा है ना, NO पॉजिटिव तो नहीं है, अभी दिख नहीं रहा यार, NO ही पूछा है, ठीक है। तो भैया निकाल लो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड निकाल लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग कितना हो गया, 6 माइनस का 1/2, यानी कि 5/2, यानी कितना हो जाएगा ये 2.5। तो सही है। अब देखो इतने से पता चल गया, क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आ रहा है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो इसका मतलब NO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ है, इसी वाले में, D वाले में। तो बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने आंसर बताया था, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन तुम लोगों ने सबने D ही लगाया था, Yes, sir. ठीक है। किसी को अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा तो बताओ, बता दें। और यार ट्रिक वाली बात ऐसी रह गई कि इसमें ना ही लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, बताने को तुम बता दें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अब देखो, अब तुम कह रहे थे क्वेश्चन वाली बात, अगर बेटा आपको ट्रिक वो मेथड पता है ना, अगर आपको मेथड पता है तो तुम सिर्फ 1 या 2 का निकालोगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमें हमें NO का हमने निकाल लिया, अगर हमने NO का पहले निकाला होता तो वैसे पता चल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं,
NO का निकालते पता चल गया इसका 2.5 आ रहा है, 2.5 मतलब बहुत ज्यादा होगा। अब देखो He2 का हमें मालूम ही है ऐसे ही, ठीक है, C2 का हमें पता ही है, हटा दो, आगे आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्रोटोनेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अरे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, क्या बताना, ट्रू बताना ना, स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है ये पूछा गया। तो बताओ क्या बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अगर तुमने जो तुम्हारा NH3 है, अलग कलर से करते हैं, ठीक है, अगर तुम NH3 है, NH3 इसका तुम प्रोटीनेशन करा दो, प्रोटीनेशन का मतलब रिएक्शन विद प्रोटॉन, कब, जब इसके लोन पर इस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तब ये बेटा NH4 पॉजिटिव बना लेगा। ये क्वेश्चन करा था तुम लोगों ने, यस तो अब ये जो NH4 बना, तो इसे और इसे कंपेयर करा जा रहा है, ठीक है, क्या क्या पूछना है, कह रहे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा बताओ अगर ये पूरे लोन पेयर से इस पर अटैक करा तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नो सर, कौन सा No. बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसकी भी टेंडेंसी जो कोवेलेंट बॉन्ड की ही होती है, बट हाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज चेंज, यहाँ पे निकाल लो बेटा कितना आ जाएगा स्टीरिक नंबर से, तो sp3 आएगा, कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, देखो NH3 की स्ट्रक्चर बनाओ, एक H, ये लोन पेयर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अभी भी स्टिक इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, स्टीरिक नंबर अभी भी कितना है, 4 ही है, देख लो, 1 2 3 4 सिग्मा, लोन पेयर एको नहीं है, तो स्टीरिक नंबर जब निकालोगे तब भी कितना हो जाएगा, 4, लोन पेयर एको नहीं है, और स्टीरिक नंबर जैसे ही 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है, तो ये भी भैया गलत होगी बात, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का हाँ क्या कर बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या, चलो देखो, तुम लोग भैया पता नहीं कब बोलोगे यार, एक बात बताओ, तुम लोग 20 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होगा, 20 से लेकर 28, एडमिट कार्ड वगैरह आया नहीं आया अभी, ठीक है, मतलब इसी डेट पे हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम लोग चले जाओगे यार, ठीक है, तो कम से कम थोड़ी तो बात ही कर लो, अपना जाके मजे करोगे, टीचर बैठा बात ही नहीं करता, चलो खैर छोड़ो, इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या यार, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेगा। शेप ऑफ NH3 इज चेंज्ड, शेप चेंज हुई है क्या, यस सर Yes, sir. इसकी शेप क्या है, Pyramid. कैसी बेटा, पिरामिड Pyramid. ये पिरामिड दिख रहा है तुम्हें, अगर ये पिरामिड है बेटा, अगर ये पिरामिड है, ये पिरामिड अगर तुम इसे बोलो तो ये भी तो पिरामिड ही हो गया। पहले तो एक चीज समझो, मुझे बताओ शेप में और ज्योमेट्री में फर्क क्या है, शेप में और ज्योमेट्री में क्या फर्क है बताओ, देखो यार, पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर जो होती है उसे बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर, और शेप का मतलब होता है एक्चुअल विजुअलाइजेशन, जिसमें लोन पेयर बात ये हो कंसीडर गई करते हैं। कि जब तुम NH3 को देखोगे तो तुम्हें ये लोन पेयर थोड़े ना दिखेंगे, तुम्हें ये ऊपर वाला ये जो लोन पेयर टंगा हुआ दिख रहा है दिखेगा ही नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन तो आत्मा है यार, वो थोड़े ना दिखेंगे, और यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन दिखेगा बेटा, तो इसका मतलब इन दोनों की जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, देखो हम तुम्हें एक बार बताते हैं, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट दोनों की शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक, देखो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, स्पेलिंग ये क्या लिख दिया है, टेट्राहेड्रल, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर शेप की बात करोगे भैया, देखो अगर शेप की बात कर दी गई तो इसकी शेप क्या है, ये तुम्हें कैसा दिखेगा, अगर इसके ऊपर से लोन पेयर तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर आत्माएं हैं, एक्चुअल में तुम्हें दिखेंगी थोड़े ना, अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा है तुम्हें, Yes. बताओ ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी ट्रायंगुलर, जबकि तुम्हें ये कैसा दिख रहा है बताओ, ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये तुम्हें पिरामिड बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बताओ, Yes, sir. ठीक है, ये तुम्हें दिखेगा पिरामिडल, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखियो, तो इसका मतलब शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ये इसका सही आंसर है, ठीक है।
ना तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब तुम सोच रहे हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, गलत, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। और शेप जो है वो बदल जाएगी। ज्योमेट्री का मतलब जो पेपर पे आप ड्रॉ करते हो, मतलब हमने पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो तुम लोन पर दिखाएंगे, क्योंकि हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, तभी तुम बताएंगे हाँ इसका हाइब्रिडेशन 4 मतलब स्टेप नंबर 4 आया, ठीक है। और क्या, और जब तुम इसे एक्चुअल में देखोगे तो तुम्हें लोन पेयर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगुलर, ये हो गया पिरामिड, ठीक है इतना बेटा। Yes, sir. Sir. तो फिर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों ने इसका क्या आंसर लगाया था बताओ? Sir, D लगा. यही लगाया था, फिर ठीक है। अगर यही लगाया था तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम लोगों के नंबर अच्छा आ रहा हो, फिर तो तुम तो सब क्वेश्चन सही कर रहे हो, तुम तो सारे क्वेश्चन ही ठीक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग के आई इज हाईली सॉल्युबल। पहले बात तो भैया के आई है क्या? जो आपका के आई है वो आपका एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। बताइए जरा क्या लगाया, E. कौन सा लगाया बेटा? ए। ए। Sir, एक बच्चे ने ए लगाया, एक बच्चे ने सी लगाया, ठीक है। C. एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी, किसकी बात मानी जाए? सर सी है जी, सॉरी सर मैं गलत बोल गया। अच्छा, धोखे से ए बोला क्या? देखो यार, आयनिक कंपाउंड है और तुमसे बोला है सॉल्युबल किस में होगा, तो भैया देखो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, सी अमित कुमार बिल्कुल सही, ठीक है। तो उतना ही भैया क्या होगा, सॉल्युबल ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, इसमें दे रखी 21, जे जीरो इन दोनों को हटा ही दो, ठीक है। उसके बाद ये है 32, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, सी की। तो आंसर भी कौन सा होगा, सी वाला ही होगा, ठीक है। पेपर जब सॉल्व किया करो तो जैसे कुछ क्वेश्चन तुम्हें आते तुमने कर लिए, जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि हाँ यार ये हमसे नहीं हुआ था या कुछ भी, या तुम्हें लगे डाउट टाइप का हो, तो उसे नोट कर लिया करो कि हमने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पेपर डिस्कशन कराने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे जितने क्वेश्चन वो करा दे, वो तो यार तुम सोल्यूशन से भी देख के कर लोगे। यहाँ पे पेपर डिस्कस करने का रीजन ये है कि तुम्हें एक ही क्वेश्चन से मिलती जुलती सारी चीज, अब अगर कभी भी तुमसे पूछा जाएगा तो तुम सीधे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किसकी रहेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, खत्म बात। जैसे अभी वो यूरेनियम वाली बात आई कि हमने पूरा सब बता दिया, तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है। अब चाहे यूरेनियम पूछा जाए, चाहे थोरियम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, मॉलिब्डेनम पूछा जाए, तुम बता दो कहाँ का एलिमेंट है। आ जाओ भैया अगले वाले क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर आएगा, लिख के रख लो तुम्हारे पेपर में, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, कोऑर्डिनेशन से 101%। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट तुमसे म्यू पूछा, म्यू स्पिन, ठीक है। तुमसे कह रहा म्यू बताओ, म्यू का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, क्या होता है, √n+2। तो यार इसे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तुम्हें सही बताया तो इसे तुम कैलकुलेट ना भी करो तब भी तुम इसका आंसर बता सकते हो। क्या तुम लोगों ने इसे कैलकुलेट करा था? नो सर। नहीं करा था, बिल्कुल सही, n+2। वैसे अगर कैलकुलेट करने को आ जाए तो कर लो, वो अच्छी बात है, बट ना करना, ठीक है, ना करना बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या करना है। देखो भैया कौन कौन सा है, एक Fe बोला गया है, दूसरा कौन सा एलिमेंट है, दूसरा Mn है, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, कोबाल्ट। Fe भैया देखो कौन सी फॉर्म में, +2 में है, Fe +2 की फॉर्म में है, ठीक है। Mn भी +2 की फॉर्म में है, कोबाल्ट वो भी +2 की फॉर्म में। अच्छी बात यह है कि इसके संग बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है। कैसे पहचानते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से, वीक फील्ड कौन से, याद करें? क्यों? यस सर। तो आज के बाद तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा,
जहां, यहाँ पे लिखो जल्दी से, कहाँ पे, जहां कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस डोनर एटम होंगे, डोनर एटम है, वहां वो क्या होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जहां हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर एटम होंगे, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, अगर तुम लोग कोऑर्डिनेशन बिना पढ़े चले गए तो तुम्हें इतना कूटेंगे, तुम सही बता रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ोगे, सुनो मेरी बात, कोऑर्डिनेशन में भैया एक तो तुमसे हाई स्पिन लो स्पिन इतना ज्यादा पूछते हैं, पता नहीं क्या ही मजा आता है, और है ना, पूछना भी चाहिए। एक तो तुमसे हाई स्पिन लो स्पिन पूछा जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बता रहे हैं। कोऑर्डिनेशन अगर पढ़ो तो इसे पहले डट डालो कि कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, अगर हाई स्पिन लो स्पिन कर भी लिया तो तुमसे पूछेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, रिपीट करके यही पूछते रहते हैं यार, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ते हो। एक इनर स्फीयर वाला पूछते नहीं है, कौन से होते हैं इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, बताओ। ए भगवान, एक तो बच्चे बोलते नहीं है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं इनर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाए वो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, और जिनका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ जाए वो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, समझ गए। ठीक, एक तुमसे ये जरूर पूछेगा कि हाई स्पिन लो स्पिन बताओ, दूसरा कहेगा इनर आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बताओ, और फिर उल्टा तो लिख दिया आपने, हाँ बेटा, उल्टा Yes, तो sir. लिख दिया आपने। यार मुझे आवाज नहीं, यार क्या कह रहा हूँ। सर उल्टा लिख दिया आपने, इनर स्फीयर का अच्छा अच्छा, हाँ, आउटर सॉरी सॉरी स्फीयर सॉरी सॉरी कॉम्प्लेक्स। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। D2sp3 इनर होता है, सही है, D2sp3 इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और sp3d2 आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गई बात। और इसमें तुमसे क्या पूछेगा, और तुमसे पूछेगा कलर। ठीक है, कलर तुमसे कहेगा, चार कंपाउंड दे देगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा कलर किसका होगा, या फिर ये कलर किस कंपाउंड का होगा, वो कलर किस कंपाउंड होगा। आर्किटेक्ट कलर व्हील पढ़े हो, ऐसा क्यों लग यस रहा है, सर, हमने तुम्हें पढ़ा रखा है। Yes. आपने मैंने पढ़ाया है ना तुम्हें। Yes, sir. हाँ तो आर्किटेक्ट कलर भी हमने तुम्हें पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेशन थोड़ा ना पढ़ाई है तुम्हें। अच्छा, डी ब्लॉक में पढ़ाया होगा तुम्हें, ठीक है। तो वहां से कलर वाले जो कंपाउंड होते हैं कि इसका कलर क्या होगा, है ना, उसका कलर क्या होगा, ये वो ध्यान रखना, जिसका डेल्टा ओ ज्यादा, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा वो उसका कलर भी यहाँ ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, इस टाइप का है। ठीक है, ये सब चीजें इनसे बहुत पूछी जाती हैं, तो ये लिख लो कहीं पे अगर तुम्हें पता तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नोट कर लो। अगर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तुम्हारे डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है तो वीक फील्ड लिगेंड, खत्म बात। अब आ जाओ इधर, तो भैया Fe के संग साइनाइड लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका देखो हमें अभी याद करा तो उसे देख लो, शक्ति वी कर मन फे, तो यानी कि 3d6 4s2, इसका नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, बट अभी क्या हो गया, अभी इसका हो गया 3d6 4s0 क्योंकि +2 में है ना। ऐसे शक्ति वी कर मन, इसका कितना हो गया बेटा, इसका हो गया 3d5 4s2, ना लिख के सीधे 0 लिख दे, चलो ऐसे लिख, तो लिख दो 3d5 और 4s0। शक्ति वी कर मन फे को 7 आ गया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 3d7 और 4s2, और अभी कितना इसका, अभी है 3d7 एंड 4s0, बिकॉज 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कहां निकालोगे, यहीं से निकालोगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अब सुनते रहना मेरी बात सुनते रहना बस। देखो भैया, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग पॉसिबल है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड अगर होंगे, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो जो पेयरिंग है, पेयरिंग वो नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले तो इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे हुन रूल को फॉलो करवा के भरोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, उसके बाद क्या करोगे, इन्हें पेयर कर दोगे, ये वाले जो है ना पेयर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि साइनाइड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे पेयर करके, 1 2 3 4 5 6, तो भैया इसके पास n की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं बचे। जब यहाँ पे देखो डी में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, डी में 5 हैं, और 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5, क्यों, क्योंकि भैया, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड में पेयरिंग होती नहीं है, तो नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5 आ गए। यहाँ पे निकाल लो, डी में कितने हैं बेटा, 7 हैं। ठीक बेटे, देखो
तो ये 1 2 3 और 4, एक 5 और एक 6 और एक 7। तो बेटा यहाँ पे 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो भैया तुम खुद ही दिमाग लगा लो, तो पर दो ऑप्शन है, या तो तुम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके सबकी वैल्यू निकालो, और या फिर अगर तुमने इतना कर लिया है तो तुम क्या कर सकते हो, n की वैल्यू देख लो। अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो म्यू ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका आना चाहिए, mn का। mn वाला कंपाउंड जो है उसका म्यू जो है वो mn वाले का सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका ज्यादा होगा, फिर म्यू जो है वो तुम्हारा कोबाल्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा तुम्हारा Fe वाले का। ठीक है, तो म्यू mn का देख लो कहाँ पे सबसे ज्यादा है भैया, देख लो इनमें mn का म्यू कहाँ पे ज्यादा है, दो जगह ज्यादा है, एक तो यहाँ पे ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अच्छा, इसमें Fe का कहना ज्यादा है, ठीक है, और इसमें कह रहे हैं Fe का सबसे कम है, तो दिख गया आंसर, क्योंकि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे CO आएगा, क्योंकि CO में कितने भैया, कोबाल्ट में तो नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका मतलब बी वाला नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। यही लगाया था क्यों बालकों, यस सर। यस Yes. सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यार इसमें हम तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, अगर तुम चाहो तो, अगर तुम कहो तो हटा दें, हटा दें, Yes. तुम्हें नोट तो वैसे भी नहीं करना है। और ये लिख लिया, ये जो नीचे लिखा ये, Yes. ठीक है, तो हटाते हैं। एक चीज समझो, कभी जैसे यहाँ पे तो यार नहीं निकालनी पड़ी है, ठीक है, जनरली देते नहीं है, बट यार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है तुम्हें दे भी देते हैं, कभी तुमसे कहेंगे कैलकुलेट करो इसे, तो अब इसे कैलकुलेट करने का यार सीन ये है, सिनेरियो जनरली हम तुम्हें बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, तुम्हें ये म्यू निकालने को अगर दे दिया जाए, तुमसे कहेंगे म्यू निकालना ही है तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस 2 होता है भैया। तो एक तरीका है हम इसे पूरा पूरा सॉल्व करें, फिर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के बैठे, ये सब करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसका एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखो, अगर अपने पास क्या है, अगर अंडर रूट में अपने पास a प्लस बी है, तो उसे आप क्या लिखोगे, आप उसे लिखोगे, उसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे b प्लस का, नहीं, इसे आप लिखोगे रूट ए, सॉरी, इसे आप लिखोगे रूट ए प्लस का बी अपॉन में टू रूट ए। ये फॉर्मूला कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। तो सर इसका हम क्या करें, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यार इससे तो हमने कैलकुलेशन थोड़ी आसान बना सकते हो। कैसे, कैसे आखिरकार देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें दे दी जाए अंडर रूट में 30, तो यार क्या हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अब इसमें तुम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 30 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसे वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, रूट ए यानी कि रूट 25 प्लस का बी का मतलब 5 को ऐसे लिख दो अपॉन में 2 रूट ए यानी कि 2 रूट 25। 25 का कितना होता है बेटा, 5 होता है, प्लस का 5 हो गया, नीचे हो गया 10, 10 बजे 50 प्लस 5 कितना हो गया 55, और 55/10 कितना होता है बेटा 5.5। तो हम ये तुमसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें कभी ये बेटा निकालना पड़ जाए, तो तुम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा अपने कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें निकालनी पड़ जाए। या फिर अगर तुम्हें इससे बेटर मेथड आता तो फिर मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर नहीं आता तो तुम इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि पता दिक्कत क्या आएगी, जहां पहले बात तो कैलकुलेशन कराते नहीं है तुमसे, हम तो सही बताएं तो, लेकिन एक वो उनके ऊपर है, मूड के ऊपर कभी कभार दे देंगे, ठीक है। तो तुम अच्छी बात अगर कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, तुम्हारे काम आ जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन हो। और कुछ दो स्टेप की बात थी, 2 स्टेप में आंसर आ गया अपना, ठीक है, करो नोट, Done, sir. Sir. हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की तैयारी कैसे चली मुझे बताओ बेटा, तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर सारे लगा लिए कि नहीं, हाँ ना बताओ, हाँ ना में आंसर दो। सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर लगा दिए हैं, लगा लिए है ना, ठीक है। देखो, अगर अभी जैसे कि ये जो टाइम हुआ है, ये टाइम ऐसा है कि तुम क्या करो, जैसे अभी हमने तुम्हें कोऑर्डिनेशन बताया, हमने कहा भैया वहां से जो हमने तुम्हें टॉपिक बताए हैं, वहां से चैप्टर आते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर वहीं, क्वेश्चन वहीं से आएगा ही, और कहीं से आएगा ही नहीं। एक ट्रांस इफेक्ट वो तुमसे पूछा जा सकता है बस, और कुछ नहीं पूछता उसमें, ठीक है। ऐसे ही समय क्या करो, चैप्टर तो तुमने सारे पढ़ ही लिए हैं, तुम्हें क्वेश्चन भी लगा चुके हो, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम चैप्टर में से उन टॉपिक को पढ़ो जहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने प्रीवियस लगा ले तो पता होगा कि इस चैप्टर जनरली कहां से क्वेश्चन आ रहा है, बस सिंपल सी बात, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट तो जरूर, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलें आगे, Yes. चलो भैया, चलो ये वाला क्वेश्चन, इसका मुझे बताओ आंसर क्या होगा। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन तुम्हें दे रही है, बताओ इसका आंसर तुम लोगों ने क्या लगाया, बताओ बेटा कौन सा,
इसका आंसर क्या लगाया तुम लोगों ने? बताओ भैया चंगू मंगू, इसका आंसर नहीं बताओगे क्या? करा था ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. अरे तो Yes, आंसर sir. बता दो। डी डी। डी तो D लगाया। सबने डी लगाया था? Yes, सी सर, बी सी बता रहे हो? सी सर, सी। डी सी बता रहे हो और कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं करा, गलत करा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं है। पर इसमें एल्कीन भी फॉर्म हो सकता है। देखो बिल्कुल सही बात है यार। एक चीज समझो, जब तुम ये वाला क्वेश्चन करोगे तो तुमने ऐसे करके लिखा ये, ठीक है, यहाँ पे ये जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन का कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ डराने के लिए इन्होंने करा है, ठीक है। इसका यहाँ पे तो कोई लेना देना ऐसा भी खास है नहीं, ठीक है, ठीक है। और जो इधर वाले ये जो दो ग्रुप लगाए हुए हैं CH3 और H, ये तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा डराने के लिए लगाए हुए हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं इस रिएक्शन में, क्योंकि KOH ले रखा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे बेटा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है तुम्हें क्या, तुम्हें यहाँ पे दे रखा है Br, ठीक, और तुम्हें यहाँ पे दे रखा है H। अब तुमसे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो KOH से। यार देखो OH क्या करेगा? KOH का मतलब OH नेगेटिव। बेस क्या करता है? बेबी को बेस पसंद है, तो OH नेगेटिव क्या है? OH नेगेटिव तो बेस है, तो इसे बेबी पसंद है ना। बेबी कहाँ है? बेबी ये है बेटा, इसका हाइड्रोजन दिख गया, कार्बन का दिखा हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? ये इसे ले लेगा, निकल लेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। और ध्यान रखना, जनरली अगर बेस जनरली यूज, ऐसा कोई 100% सही नहीं है, बट हाँ क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन में हो जाता है, अगर जनरली बेस दिया हुआ है तो बेटा SN2 रिएक्शन होती है इन जनरल, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा? ये इसे लेके निकल जाएगा OH नेगेटिव, ठीक, और Br क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को लीव कर देगा। तो दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? कि बेटा इस वाले कार्बन पे अगर तुम ध्यान दो तो इसके पास दो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन दो है। या तो हाइड्रोजन एक यहाँ वाला लगा हुआ है, भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता नहीं बनाता बताओ? तो एक Br लगा, एक ये लगा हुआ है, तो क्या होगा? एक सेकंड रुको, ये क्या होता है? एक एक दो तीन चार, ये अलग से H कहाँ से आ गया भाई? एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 बॉन्ड है तो 1 2 3 4, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिखो Br, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो ये है अपने पास H, ठीक। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? इस वाले H को लेके निकल जाएगा, ठीक है, ये अटैक करके यहाँ से Br को दफा कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन ही तो बनेगा, और क्या? तुम लोगों ने क्या बता दिया? तुम लोग क्या कह रहे थे यार? यही तो बनेगा प्रोडक्ट। बेस तो तुम्हारा क्या करेगा? H को लेके निकल जाएगा और Br को मॉलिक्यूल लीव करना पड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया CH3। तो तुम्हारा प्रोडक्ट ये बनेगा। आगे इसकी फर्दर रिएक्शन से मतलब ही क्या है? यहाँ 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 तक रोक दो बस, एल्कीन ही तो बन रही है। तुमने क्या करा था? क्यों तुम लोग ये क्या बता रहे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बन जाएंगे यार? एक बार बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए जो तुम्हारे दोनों कार्बन है उन पे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट लगे होने चाहिए। इस वाले कार्बन से भी यहाँ पे CH2 लगा, इस वाले कार्बन से भी यहाँ पे CH2 लगा, तो Gi तो बन ही सकता। तो जो लोग भैया बी बोल रहे थे वो तो किस बेस पे बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और तुम लोग क्या आंसर दे रहे थे बताओ? और बता रहे थे सी वाला इनएंसोमर। इनएंसोमर क्या होते हैं पहले ये बताओ? आई डोंट नो। इनएंसोमर का मतलब इधर देखो, जैसे ये A है तो A पे तुमने मिरर लगाया तो तुम्हें A ही दिखेगा। अब जैसे P है, P पे तुमने बेटा मिरर लगा दिया तो तुम्हें ये उल्टा P दिखेगा। तो जो तुम्हारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं उन्हें इनएंसोमर बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर तुम A को उठा के A के ऊपर रखोगे, जैसे ये वाला हाथ देखो मेरा, इधर देखो, इधर ये वाला हाथ है। अब इस हाथ को अगर हम ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये सब पूरा ढक लेगा, तुम्हें पीछे वाली मेरी फिंगर नहीं दिख रही होंगी। और अगर इस हाथ को उठा के हम ऐसे रख दें तो तुम्हें पीछे वाला ऐसे थंब दिख रहा होगा। तो समझ गए? तो अगर A को उठा के A के ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज कर लेगा, ढक लेगा ना। तो ये इसे बोलते हैं कैसा? इसे बोलेंगे पहले तो अकायरल, और दूसरी बात इसे क्या करेंगे? ये तुम्हें नॉन सुपर इम्पोजेबल या फिर कहते हो इनएंसोमर नहीं देगा। बट अगर तुम इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो तुम्हें ये क्या करेगा? ढक नहीं पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। इन दोनों को इनएंसोमर बोलते हैं। तो तुम कैसे, तुमने इनएंसोमर कैसे सोच लिया? मतलब इसका इनएंसोमर कैसे होगा बताइए जरा, बताओ भाई बताओ। इनएंसोमर नहीं हुआ, ठीक है, ना तो ये वाला बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ना तो इनएंसोमर बनेगा। और डायस्टीरियोमर पतला है, क्या होता है डायस्टीरियोमर? डायस्टीरियोमर क्या होता है बेटा बताना?
यार तुम लोग बोलते नहीं यार, डिस्कशन का मतलब ही है, डिस्कस का मतलब बतियाने आए हैं तुमसे, तुम लोग बोलते ही नहीं। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं बताओ जरा। डायस्टीरियोमर का मतलब जिनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम हो, समझे? तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा। ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए सर लगाया है, हाँ सर जब वो दोनों कार्बन सेम है, जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते थे, तब हाँ उससे अगले वाले कार्बन को चेक करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर उससे अगले वाले कार्बन पे चेक करेंगे, अब हाँ भैया, लेकिन इसका एक एच भी तो है, इस पे भी एक एच है, तो इधर वाली साइड नहीं इक्वल हो गई? देखो जीआई के लिए क्या होता है, जीआई के लिए ये होता है कि दोनों कार्बन पे डिफरेंट, अच्छा तुम कह रहे हो हाँ लेकिन एच तो इस वाले पे है ना, तो क्या करो इसका जीआई, इसका जीआई कैसे होगा? यहाँ पे सी इधर एच है, इसका इधर एच हो गया, ठीक है, और ये वाला कार्बन ये क्या है, ये भी एच है, ये भी एच है, ठीक है, CH2 इधर है, CH2 इधर है, ठीक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फिर से CH2 आ गया, ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया CH आया, सिर्फ सी आया यहाँ पे। अच्छा, बात तो यार सही है, एक सेकंड रुको रुको, एक सेकंड देखने दो। अगर इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लें अपने थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर इसके हम जीआई का देखते हैं, अबे ये तो अंसा कंपाउंड हो गया, अंसा कंपाउंड में जीआई थोड़ा ना होगा बेटा, ये तो क्लोज रिंग हो गई ना। अंसा कंपाउंड का मतलब जिनमें बकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, तो इसमें जीआई नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जीआई अंसा कंपाउंड में नहीं होते। अंसा कंपाउंड का मतलब एक सी और दूसरे सी को ऐसे करके तुमने जोड़ दिया ऊपर से, तो वो बकेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो अंसा कंपाउंड में कभी जीआई शो नहीं होते, तो ये ठीक है, इसका ए ही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन याद है किसी को? क्यों बेटा? यस सर। सर ये अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन, याद है? बताओ। अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए, ये जो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अल्डोल कंडेंसेशन, इसे होने के लिए क्या जरूरत है? इसे जरूरत है नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। तो इन मॉलिक्यूल में देख लो कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर ए वाले की बात करें तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एक एच लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, यार यार क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी देख लो ना। देखो, तो बेटा ये कौन सा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा, से क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, बताओ यहाँ पे? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बने, एक डबल बॉन्ड होगा ना, तो एक दो तीन, एक दो तीन और एक चार, चार कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन भाई? अल्फा कार्बन है बस। यार हम क्या बोल रहे हैं, देखो इधर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम बेंजीन बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीन बॉन्ड तो पहले से बना रहा, और चौथा बॉन्ड तुमने यहाँ पे CHO लगा दिया, तो चार बॉन्ड बन नहीं गए। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ बचा इसके पास? इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं कोई, उस हाइड्रोजन को हटा के तो तुमने CHO लगाया है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, समझे? ठीक, यस तो सर। इस वाले के पास अल्फा कार्बन तो है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन लगा? ये वाले कार्बन, तो अल्फा कार्बन हो गया। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है डायरेक्ट? नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा इन्हें देख लो, पहले इन्हें देख लो, तो या तो इनके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ तो यार अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या ही होगा, ठीक है। इसे देख लो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप है, इससे एक सी ये लगा है, एक सी ये लगा हुआ है। अगर इसके पास, पहली बात तो इसी के पास कितने बॉन्ड बना रहे? एक दो तीन चार, या इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास तो है तीन, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वही तो तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। कोई एग्जांपल अगर तुम्हें लग रहा हो कि अरे ये वाला समझ में नहीं आया, बताओ, यहाँ पे बना के दिखा दे, बताओ भाई। नो सर। बस तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन ही तो देखना है, यहाँ पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे तुम, यहाँ पे तो है ही नहीं यार, ठीक है। अगर तुम बेंजीन बनाते हो बेटा, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है ना, मतलब डबल बॉन्ड के बाद भी एक, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे तुमने लगा रखा है, इस वाले पे लगा रखा है तुमने C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड, तो अब इस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा कार्बन तो यही हुआ बस, ये तो बीटा कार्बन होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ तो होगा ही नहीं। अगर ये लिखा होता है HCHO, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसमें HCHO भी दिया होता है, बताओ इसमें है क्या? इसे ओपन करो, कैसे लिखोगे? सी डबल बॉन्ड को H तो लिखोगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो यार यही है, ठीक है, इससे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है ना, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। चलो अगले आगे वाले पे चले।
यस। चलो क्या कह रहा है, फॉर विच ग्रुप जी, इनमें से जी कौन सा यूज करें कि जो तुम्हारा पी है वो मोर एसिडिक हो जाए बेंजोइक एसिड से, बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो उससे। मतलब तुमसे जी कह रहा है कि भैया जो तुम्हारा जो COOH है, ठीक है, हम क्या करें कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपाउंड जी लगा दें कि एक ये लो गया, ए ले लो, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये है तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड। कह रहा है कि यहाँ पे इसे ऐसे ही लगा रहने दो और यहाँ पे अगर हम जी लगा दें तो वो जी कौन सा होगा इनमें से कि ये जो कंपाउंड बने वो इससे ज्यादा एसिडिक हो, मोर एसिडिक। ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या लगाया था इसका क्वेश्चन आंसर, क्या लगाया था? बी। ए लगाया था। बाकी और किसने लगाया था? बी। बी। और किसी ने करा था ये क्वेश्चन? ए। ए। बेटा सब लोग जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन तुम्हें कितने नंबर देके जाओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तुमने टॉपिक ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा यार, हाइड्रोकार्बन में ही है, जीओसी में, सॉरी। ए लगाया है सबने? सर ए और सी में बेटा कंफ्यूजन। ए गलत है, अगर ए लगाया तो ए गलत है, हम तो बताते हैं। क्या तुमने, अब तो बोल ही दोगे सी। इधर देखो, क्या तुमने ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ऑर्थो इफेक्ट पढ़े हो? ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो यार, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है एसिडिटी से। एसिडिटी से मतलब क्या होता है, अभी तो समझा देते हैं जल्दी से। यार मेरे लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है यार, बस 1 मिनट देना, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा, मेरा क्लास रुक जाएगी अपने बीच में, ठीक है? अभी आ रहा है, बस 1 मिनट दो, ठीक है? जाना नहीं कहीं, इस क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, गए तो नहीं? कोई नहीं गया, एक बच्चा एक्स्ट्रा ही हो गया। चलो तो यार, ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है जल्दी से पढ़ लो, ठीक है? एसिडिटी से रिलेटेड है, और एसिडिटी का मतलब ये हुआ कि तो देखो, अब ऑर्थोफेक एक्चुअल में होता क्या है? ऑर्थोफेक का मतलब ये होता है कि भैया देखो, जब तुम बेंजोइक एसिड बनाते हो तो वहां पे एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, देखो जरा। नेगेटिव, ठीक है? तब सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ। एसिडिटी कैसे चेक करते हैं? देखो, जब तुम बेटा, जब तुम बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला यही कहो, हाँ, तो हम क्या करते हैं, कभी भी एसिडिटी अगर चेक करनी तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन निकाल देते हैं। जब तुम प्रोटॉन निकालोगे तो ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O पे आ जाएगा बेटा निगेटिव, O पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है? जब भी आपको एसिडिटी चेक करनी है तब भी आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। अगर आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल हुआ, अगर ये स्टेबल हुआ तो मोर एसिडिक विल बी द कंपाउंड, ठीक है? अगर कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होगा, तो मोर एसिडिक विल बी द कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। COOH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या फिर मेटा डायरेक्टिंग? क्या करो बेटा? COOH ऑर्थो पैरा होता है, मेटा नहीं होता है। देखो इधर मेरी बात सुनो। अब बात क्या है कि यहाँ पे ये स्टेबिलिटी कैसे करेंगे? तो अगर इसकी मतलब इसमें रिजोनेंस अच्छा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। लेकिन रिजोनेंस सही जगह पे होना चाहिए ना। रिजोनेंस इसकी रिजोनेंस हमें लेना देना नहीं है। हमें बात ये है कि ये इधर आए, ठीक है, और ये आराम से इधर जाए, आप बढ़िया आपस में इनका जो है रिजोनेंस होता रहे। लेकिन होगा क्या
कि जब ये रिजोनेंस कर रहे होंगे उस टाइम पे ये जो पाई वाला बॉन्ड बेंजीन जो है वो इनका जो चल रहा है उसमें क्या करेगा, ये टांग अड़ाएगा, कहेगा हम भी करेंगे रिजोनेंस, ठीक है। मतलब अच्छा खासा इनका बसा खुशी परिवार चल रहा है, लेकिन इन्हें क्या करना, इन्हें उसमें टांग अड़ानी है। क्यों? क्योंकि भैया बेंजीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिजोनेंस कर सकता है। तो क्या करते हैं, ये भी क्या करेगी, कहेगा हम भी क्या करेंगे, रिजोनेंस करेंगे। और जब ये रिजोनेंस करेगी बेंजीन, तो इसका रिजोनेटिंग करेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा रिजोनेंस होगा नहीं। और जब यहाँ पे अच्छा रिजोनेंस नहीं होगा तो बेटा ये आपका कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल होगा। और जैसे आपका ये लेस स्टेबल होगा, ये आपका वीक एसिड हो जाएगा, समझे। गुड एसिड नहीं हो जाएगा, ये आपका वीक एसिड हो जाएगा, बेकार सा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब करा क्या जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक सोचिए कि अगर ऐसा करें हम, अगर हम बेंजीन को कहीं और फंसा दें, है ना, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, अगर बेंजीन को कहीं और इंगेज कर दिया जाए तो क्या हो। देखो भैया, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर हम क्या करें, अगर हम बेंजीन को कहीं और इंगेज कर दें, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दें, ठीक है, कोई यहाँ पे ग्रुप लगा दें जी, मान लो कोई जी ग्रुप लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इससे होगा क्या, ये तुमने कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनना, अब जब तुमने कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, कॉन्जुगेटेड बेस जब तुमने बेटा बनाया, तब हुआ क्या कि जी तुमने कैसा लिया, तुमने जी ऐसा लिया जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएंगे तो ये वाला जो रिजोनेंस है, ये वाला बढ़िया रिजोनेंस होगा। और जैसे ही ये वाला रिजोनेंस बढ़िया हुआ, अगर ये वाला यहाँ पे आया और ये एकदम परफेक्ट रिजोनेंस यहाँ पे हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये आपका गुड एसिड कहलाएगा। समझ गया मेरी बात, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा। ठीक है। अब जी की सीरीज वैसे तो बहुत लंबी है, तो जी कौन से नहीं होते वो तुम याद कर लो। देखो जी जो है वो कौन से नहीं होते वो लिख लो, क्योंकि जी अब कौन कौन से होते हैं यही याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जी जो नहीं होते वो याद कर लो। जी इज नॉट, कौन कौन से नहीं होते, एक आपका एच नहीं होता, डी नहीं होता, टी नहीं होता। एचडीटी क्या है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओएच नहीं होता आपका, NH2 नहीं होता आपका, एफ नहीं होता आपका, और CN नहीं होता, और आपका ETC भी नहीं होता। ETC कौन है, ETC को जानते हो, ठीक है। तो अब बताओ ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि ये क्या करता है, अगर तुमने इस वाले पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाया तो ये क्या करेगा भैया, ये अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। उससे होगा क्या कि इनके बीच में जो रिजोनेंस है, इनका मतलब जो परिवार है, अरे यार समझ रहे हो, एक लड़का एक लड़की, इनका बढ़िया सब कुछ चल रहा था, खुशी परिवार है, मतलब शादीशुदा है दोनों, ठीक है। लेकिन इसे टांग अड़ानी है, तो अगर हम इसे किसी और के साथ एंगेज कर दें, है ना, तो फिर वही है, बस हमने उसे एंगेज कर दिया किसी और के साथ, खत्म बात, लो भैया, ठीक है। इनका भी अपना देखो सही चलने लग गया, इनका भी सही चल रहा है, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो जी कौन से नहीं होंगे, ये वाले जी नहीं होंगे। तो एक बार बताओ, अगर OH लगाए बेटा, तो OH अगर जहां पे अगर तुम OH को जी की जगह पे यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ से हटा लो। तो जी मतलब ऑर्थो इफेक्ट कौन सा नहीं शो करता, OH तो करता ही नहीं है। तो इसे जिसने ए बोला तो बेटा तुम्हारा तो गया नंबर, 4 नंबर तुम्हारे तो गए, ठीक है। तो OH तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, CH3 भी नहीं होगा, क्योंकि CH3 क्या करता है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन रक्षा। डोनेटिंग ग्रुप है भैया, विड्रॉइंग थोड़े ना है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसे भी हटा दो, ठीक है, इसे भी हटा दो। तो जो तुम्हारा COOH है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे आके लगेगा तो क्या करेगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऊपर जो है अच्छा रिजोनेंस होने लगेगा। जब ऊपर अच्छा रिजोनेंस हो जाएगा तो मोर विल बी एसिडिक विद द कंपाउंड, ठीक है, समझ में आया। सर ऐसा भी केस हो सकता था कि OH का H रिमूव हो जाए। क्या बेटा, सर ऐसा भी केस हो सकता था कि OH का H रिमूव हो जाए, OH का क्योंकि H COH भी -I शो करेगा फिर, तो फिर अभी, H भी लेकिन बेटा प्रिंसिपल ग्रुप तो ये है ना। प्रिंसिपल ग्रुप का मतलब ये है कि अगर तुमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो जो भी इफेक्ट होगा पहले इस पे पड़ेगा बेटा, इससे OH से मतलब क्या है। और OH कैसे हटा दोगे, ऐसे थोड़ी ना OH हट जाएगा। OH तुम्हारा बढ़िया लीविंग ग्रुप थोड़े ना है, समझो मेरी बात। OH बढ़िया लीविंग ग्रुप थोड़े ना है। OH को हटाने से मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल थोड़े ना हो रहा है। एक चीज समझो, अगर यहाँ पे तुमने OH का ये H हटा दिया तो ये नेगेटिव बना। अब ये तुम्हारा इससे स्टेबिलिटी थोड़ा ना है मॉलिक्यूल के अंदर। अगर यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड ला दोगे तो ये तो अनस्टेबल कंपाउंड हो गया यार, ये बनेगा ही नहीं। ये भी तो सोचो, अगर तुमने वो वाला H हटाया तो यहाँ पे तो अनस्टेबिलिटी आ गई, ये कोई कंपाउंड फॉर्मेशन, मतलब ये तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। बट अगर तुम ये वाला H हटाओगे तो ये रिजोनेंस कर लेगा, और हायर इज द रिजोनेंस हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, समझे। इस वाले H को हटाने से हमें कोई फायदा नहीं है, ये चक्कर है बस। समझ में आया बेटा क्या कह रहे हैं हम। यस सर। तो अब बताओ ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया।
इसे कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, अब लेना स्क्रीनशॉट, ऐसे करके बढ़िया तरीके में बैठ जाए। अब लो स्क्रीनशॉट, जल्दी करो यार, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, और चाहो तो इसे नोट करो, जो मर्जी करो। अब आगे वाले क्वेश्चन इसके गलत नहीं होने चाहिए। डन सर। डन सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हटा दें इसे फिर। यस सर। यस सर। यस चलो भैया, ओके ओके। 1 घंटा हो गया, किसी को ब्रेक रेक तो नहीं चाहिए? नमस्ते। वॉशरूम जाना हो गया, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है बेटा, बहुत बाकी है। या देखो क्वेश्चन तुम्हें एक बार बताएं, डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन तो तुम्हें सोल्यूशन से तुम कर ही लोगे देख के, वो मतलब नहीं, मतलब ये अब जैसे देखो ये ऑर्थो इफेक्ट है, और तुम्हें एक बार बता दे बेटा, जब भी आप जीओसी पढ़ें इस वाले टॉपिक को, जो तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट है, इसे रट लेना, रट, जो भी हमने तुम्हें कराया, इससे तुम्हारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मान लो तुमसे पीएच पूछ देता, पी के ए पूछ देता, ये सब भी तो यहीं से निकालोगे, तो ध्यान रखना, इससे बहुत अच्छे से रट लियो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा है, ऐसा बना के दे रखा है, गंदा सा मॉलिक्यूल एकदम, ओ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे जेड, जेड नहीं सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। और अबे एक्स कौन सा, अच्छा एक्स इस डबल बॉन्ड वाले को बोला गया, वाई बोला गया इस वाले बॉन्ड को, और जेड बोला गया है इस वाले बॉन्ड। अब तुमसे कह रहा है कि बताओ भैया करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ सर, बताओ क्या लगाया तुमने इसमें? सर ऑप्शन सी। सी लगाया। देखो यार, अगर जेड की बात करें तो कार्बन से ऑक्सीजन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका प्योर एकदम सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? जेड की। और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, तो ये कार्बन है, इस पे एक ऊपर ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ओ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को वाई बोल रहे हैं। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है बेटा, कैसे? अगर ये वाला देखो, तुम कहोगे कि सर रिजोनेंस यहाँ पे भी तो हो सकता था। बेटा यहाँ पे रिजोनेंस कैसे कराओगे? ये वाला इधर अटैक करा दोगे, फिर आगे आगे तो नहीं हो सकता ना कुछ, पर यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है। अगर ये वाला लोन पे अटैक करे यहाँ, तो ये जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ? तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना, तो ये जो तुम्हें बॉन्ड सिंगल दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंगल नहीं है, उसके पास पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है। यानी कि अगर हम बात करें सीओ की, कौन से, जो तुम्हारा वाई वाला है, तो यहाँ पे प्योर सिंगल नहीं है, ये कैसा है? पार्शियल डबली बॉन्डेड करेक्टर है यहाँ पे, तो इसे क्या लिखते हैं? इम्प्योर सिंगल लिख दो इसे, ये तुम्हारा इम्प्योर सिंगल बॉन्ड है, इम्प्योर सिंगल। सिंगल डबल तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। और अगर हम बात करें इस वाले का इसकी, तो या तो तुम्हें वैसे डबल दिख ही रहा है, वो तो प्योर डबल ही है, ठीक है। तो ये जो सी ओ है, ये तो प्योर डबल है, इस तो कोई मतलब ही नहीं। और प्लस वहां पे क्या होगा? वहां पे तुम्हारा और ये भी तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नीचे, पर आएंगे नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो है। ये कौन सा था? ये था तुम्हारा एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा होगा, इम्प्योर वाला से। जेड वाई एक्स, ये वाला ऑर्डर है। सी इज द राइट आंसर, सही है। जिस बच्चे ने सी लिखा उसको सही है। समझ में आया कि नहीं आया? यस। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 12। हटा दे से, ये तो आसान सा था यार क्वेश्चन, इसे भी गलत कर दिया क्या? क्यों? चंगू मंगू बताओ ना, हरा हटा रहे, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। नो सर, ठीक ही है सर। ठीक है ना, फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द लाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा शो करेगा? तो भैया देखो, देख लो भैया, CH3 ज्योमेट्रिकल आइसो, देखो यार पहले तो हम समझा देते हैं एक बात। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इनसे दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर इधर A है, इधर भैया B होना चाहिए, इधर अगर C है, इधर अपने पास D होना चाहिए। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों कंपाउंड सेम हो सकते हैं, बट हाँ ये वाले सेम नहीं होने चाहिए, ये वाले डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है। A एंड B कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट। और C एंड D जो है वो भी तुम्हारे कैसे होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तब तो GI होगा शो, नहीं तो नहीं होगा। पहला कंपाउंड देख लो फटाफट जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है CH3 बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है कहाँ? लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड ये दिख गया तुम्हें, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसे सही से लिख दें क्या? देखो, तो ऐसे कर लो भैया, CH3 C, इससे एक तरफ H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड C, इससे 2 H लगे हुए हैं। तो भैया हमने अभी क्या लिखा? हमने लिखा C एंड D डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे सेम आ गए, तो होगा क्या ये बताओ? नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, चलो नहीं होगा, हम बता दे रहे, ये नहीं कर सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है अकेले बैठ के मजे कर रहे हैं, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। दूसरे वाले देख लो भैया, दूसरे वाले छोड़ो, पहले इसे देखो, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये तो कैसे कर लेगा GI?
पागल आदमी है। देखो इसमें देखो, इसमें देखो कुछ भी दे रहे हैं क्वेश्चन, ये देखो Cl CH3, इधर देखो इधर भी सेम रिंग, इधर भी सेम रिंग आ गई, हो ही नहीं सकता, गलत, यहाँ भी Gi नहीं होगा। ठीक है, सेम सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। बचा क्या बचा अपने पास, ये वाला, तो ऑब्वियस सी बात है ये करेगा। ठीक, ये भी नहीं करेगा। तो सबने बी ही लगाया था इसका कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes. ये तो आसान था है ना, क्योंकि ये 3 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें जीआई की प्रोबेबिलिटी पता है कि जीआई कब होगा कब नहीं होगा। चलो बेटा अगले अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। यार तुम्हें इसके नोट्स भी चाहिए होंगे क्या? क्योंकि हमें एक पेज पे 3-3 4-4 क्वेश्चन है, तो इसके नोट्स कैसे देंगे तुम्हें? क्योंकि हम तो इरेज कर देते हैं। यूट्यूब से देख लेना अगर चाहिए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। करके दिखाओ यार क्वेश्चन जल्दी से। करके दिखाओ भाई, जल्दी से करके दिखाओ। किसी को सर बी। वॉशरूम ब्रेक जाना है तो हो जल्दी ले सकते हो, मतलब हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर बाद बी। में। हाँ क्या कह रहा हो? सर बी। पी लगाया तुमने, ये वाला। बाकी यस। लोग बताओ, बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा? तुम लोग आते क्यों हो, तो नहीं पढ़ना होता है, बोलते क्यों नहीं हो? Sir, हाँ B. भैया, बी। Yes, sir. अच्छा चलो, एक एक करके रिएक्शन लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उन्हें। अगर हम ए वाले की बात करें तो उसमें क्या कह रहा है कि भैया ये बेंजीन हो गई, दिस इज बेंजीन। ठीक, और अब ये हमें अच्छा लगता है, ऐसा कर दिया भाई, ज्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कर सकते तुम। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। ठीक है, अच्छा इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पता है H2PD से, H2PD से। और किससे करा रहे हैं? BSO4 से। रिएक्शन का नाम याद आया? कौन सी रिएक्शन है? रोजमंड। रोजनमून रिएक्शन। क्या बनता है यहाँ पे? बेंजल्डिहाइड। एल्डेल, बिल्कुल सही है ना। बस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये रोजनमून रिएक्शन है, पता ही है तुम्हें कौन सी है, रोजनमून। रोजनमून हटाओ, क्या करना। दूसरा देख लो बेटा, दूसरा क्या कह रहा है? सेम सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे दे रखा है CH3। ठीक, बाकी बाकी क्या, बाकी नीचे बेंजीन। क्या कह रहा है? कह रहा है NaOH से रिएक्शन कराओ, और यहाँ पे I2 दे रखा है। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे H3 एसिडिक मीडियम दे रखा है, H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा? कौन सी रिएक्शन है ये तुम्हारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड और प्लस तुम्हारा CHI3 निकल। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CH3, वैसे तुम्हारा आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, थर्ड वाली रिएक्शन बताओ। तो देखो यहाँ पे नहीं बना, तो तुमसे वैसे आंसर तुम्हारा यहीं पे आ गया। यहाँ पे देखो बन ही नहीं रहा है ना। हमसे उनसे पूछा बेंजल्डिहाइड कहाँ पे नहीं बनेगा, ये तो पूछा विल नॉट प्रोड्यूस। तो वैसे तो बी वाला आंसर हो गया, बट देख लो अगला वाला भी देख लेते हैं। सी वाले की अगर बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो है भैया कौन? Mummy. बंद कर लो बेटा, बंद कर लो माइक। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है SnCl2 दिया हुआ है, और HCl दिया हुआ है, और तुम्हें एसिडिक मीडियम दिया हुआ है H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा? ये कौन सी रिएक्शन है? साइनोबेंजीन। रिडक्शन। हाँ, स्टीफन रिएक्शन है, और यहाँ पे CHO बेंजल्डिहाइड बनता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये तुम्हारी स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला तुमसे कह रहा है कि ये OH लगा हुआ है। ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या है? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और पीसीसी जो है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, इसे हाँ मतलब बोलते क्या नॉर्मली, ये पीसीसी रिएजेंट है, और ये क्या करते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए ही बनाते हैं। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है। हटा दें क्या? हटा दें भैया, हटा दें। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो बी वाला जिन बच्चों ने आंसर लगाया सही है। ठीक है, क्योंकि देखो इसी में नहीं बन रहा है, इसमें हमारा बेंजेनोइक एसिड बन रहा है, या फिर बेंजोइक एसिड।
ये हमारा बेंजोइक एसिड बना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ये तो मॉलिक्यूल रीजेंट बताओ, रीजेंट यार तुम्हें ये रिएक्शन देखो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर देखो कोल्ड और एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, हमेशा सिन एडिशन करता है, हमेशा सिन एडिशन करता है, ठीक है। कौन करता है? कोल्ड, ये वाला, ये तो तीनों में दे रखा है, ठीक है, तो ये तो करता ही है, ये तुम्हारा यार प्रोप बनाता है, तो R1 तो ये है फाइनल एकदम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटी बना रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एंटी बनाएगा? ये तो बनाएगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, ये वाला बनाता है, ठीक है, बी वाला, हमने उसे काट दिया, लेकिन देखो तो तुम्हें ये तो यार रिएजेंट है, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर है कि अगर तुमने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लोगे तो तुम्हारा सिन एडिशन होगा, और अगर तुमने कार्बोनिक एसिड लिया है HCO3 मतलब H2CO3, ठीक है, तो तुम्हारा एंटी एडिशन होता है, तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। एंटी और सिन का मतलब एक साइड में एक जैसा हो जाएगा, और एंटी का मतलब अपोजिट, एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, ठीक है, तो ये तुम याद ही करना, ठीक। ये तो रिएजेंट है, थोड़े बहुत तो आपको जैसे PCC है उसका काम क्या है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना। चलो कर लो इतना बेटा जल्दी से। हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, अभी यार एक पानी आने का ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं, ठीक है, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो, या एक ऐसा करते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसमें 5 मिनट में जल्दी करो, फिर मिलते हैं, हम भी तुम भी, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है ठीक है, क्या हम कायदे से पढ़ देते हैं। कह रहा है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक पहले तो बोल दिया इन्होंने, यहीं पे काम आसान करते हैं ना। दूसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है A+B जो है वो A भी बना रहा है, तो अच्छी बात, बना दो। कह रहा है 2 स्टेप है, कह रहा है A और B मिलके X बना रहा है, स्लो स्टेप है, और यार एक बात बताओ भैया, फिजिकल केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि क्या, कि अगर ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो एक ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, और बेटा एक ग्राफ बनेगा जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। तो भैया ये वाला ग्राफ किसके लिए बनता है? एक्सो के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए बनता है? एंडो के लिए। तो हमने इसीलिए बोला था कि एक्सोथर्मिक देके दिमाग में ये डाल दिया कि रिएक्टेंट की एनर्जी कैसे भी करके कम तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हटा ही दो। तो हमें एक्सोथर्मिक बोल के ना आधा काम तो मेरा वैसे आसान कर दिया। दूसरी बात यह है, क्या इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्टेप फर्स्ट जो आपका है बेटा वो स्लो है, वो स्लो है। अब अगर स्टेप फर्स्ट स्लो है तो पहले तो ये समझो केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग अगर H2+Cl2 की रिएक्शन करा के तुम H2HCl बना दो या कुछ भी मान लो, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। कोलिजन के बाद क्या करते हैं? इनका ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है इसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यही तो होता है बेटा, यही तो होता है कि नहीं होता? बताओ, कोई भी रिएक्शन ऐसे ही तो होती है कि यहाँ पे अगर मान लो H2+Cl2 से तुम 2HCl बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? H2 के मॉलिक्यूल Cl2 के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी एनर्जी इतनी होगी जो इतने वाले बैरियर को क्रॉस कर पाए, वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा तुम बताओ, जब कह रहा है स्टेप फर्स्ट स्लो है, स्लो तब होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी उसकी क्या हो? ज्यादा हो। बात समझ में आई कि नहीं? जब एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब बैरियर ही इतना ज्यादा है तो उसे कूदने में टाइम लगेगा ना, उतनी एनर्जी गेन करने के लिए क्या होगा? टाइम होगा। तो कहने का मतलब जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? पहली बात तो तुम्हें क्या करना है, रिएक्टेंट की एनर्जी कैसे रखोगे? ज्यादा की कम? रिएक्टेंट की एनर्जी रखोगे कम, प्रोडक्ट की रखोगे ज्यादा, ठीक है। यस सर। उल्टा बोल गया यार, सॉरी, एक्सो है ना, तो एक्सो में हाँ रिएक्टेंट की एनर्जी होगी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी होगी कम, ठीक है यार। हाँ सही तो है, यही तो बनेगा ग्राफ, हाँ ऐसा वाला बनेगा, ठीक है, एक्सो के लिए। अब बात ये कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में ये होगा, अच्छे से बना देते हैं, देखो स्टेप फर्स्ट में बेटा ये होगा कि तुम्हारा कर्व ऐसे उठेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला ग्राफ देख लो कहाँ पे होगा, इस वाले में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें इसका कम कह रहा है, कम होगा ना, ज्यादा होगा ना, पहला वाला ज्यादा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 बन रहे हैं, ठीक है। देखो भैया ग्राफ 2 है तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले स्टेप की कम दे रखी है, जबकि पहले वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी भैया, तभी तो इसमें स्लो स्टेप है, ये बड़ा दे रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है ही नहीं, ये नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बेटा ज्यादा दे रखी है, इसकी क्या कर रखी है? कम दे रखी है, बिल्कुल सही, यही वाला होगा। दिस इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा बताओ, ये वाला क्यों नहीं होगा बताओ? अच्छा
क्योंकि सर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे यार प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा नहीं दे रखी है, रिएक्टेंट की कम दे रखी है। ये तो एंडो की बात हो गई। अगर एंडो होता तो ये बिल्कुल सही होता। अगर यहाँ पे एक्सो की यहाँ पे एंडो लिखा होता तो बिल्कुल सही था, बट यहाँ पे क्योंकि एक्सो लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ठीक है, समझ में आया? Yes. तुमने रिस्पॉन्स ऐसा देखते हैं तो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? फिर से बता दें। ठीक है यार, बस तुम्हें दो चीजें याद रखनी है बेटा, कि अगर आप एक्सो ले रहे हो कि एंडो ले रहे हो। ठीक है, ठीक है। देखो, तो अगर तुम एक्सो ले रहे हो, ठीक है, और आप एंडो ले रहे हो, तो एक्सो में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी होती है कम। और एक्सो में और एंडो में क्या होता है, एंडो में इसकी एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो तुम्हें यहां से भी कर सकते थे क्वेश्चन। कैसे? देखो, इसमें क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, बट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की कम दे रखी है, तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, बस थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, हो जाए क्वेश्चन। अब एक 5 से 6 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि अभी अपने लोग बेटा 8:30 बजे तक बैठना है ना, इतनी चौड़ होना बैठ। ठीक है, जाओ पानी नहीं पी के आराम से, मुझे घूम आ जाओ, सर जाओ निकल जाओ, कहीं बाहर निकलो, आधे 1-2 घंटे 4 घंटे। हाँ, क्या कह रहे हो? सर जो बीच में एक्स बना है उसकी एनर्जी हाँ, हाँ। रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा ही होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी एक्स एक्स जो बना है, ये इंटरमीडिएट बता रहे हो, ये वाला? हाँ, यस दो सर। स्टेप में बना, हाँ, तो कैसे हो जाएगी? इंटरमीडिएट तो रिएक्टेंट के बाद ही बनेगा बेटा। नहीं सर, इंटरमीडिएट जब बनेगा वो तो रिएक्टेंट के। इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा ही रहेगी या उससे कम भी हो सकती है? बिल्कुल ज्यादा रहेगी, उससे कम कैसे हो जाएगी बेटा? ठीक है, एक्स का पूछ रहे हो ना, ये जो एक्स बन रहा है बेटा यहाँ पे, यस सर। हाँ, ज्यादा रहेगी, कम क्यों होगी उसकी? ठीक है, चलो अब एक 5 मिनट का हम यहाँ पे टाइमर लगा रहे हैं। टाइमर क्या मतलब, ऐसे 5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, 5 मिनट का एक ब्रेक लो। ब्रेक के बाद बचे हुए 15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी 8:30 तक बैठना। हम भी जरा एक बार पानी वगैरह पी के जो भी करना है कर लें, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो चलो, और जाओ ना मत, बहुत मारेंगे, बता रहे हैं। 5 मिनट की बात है यार। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलो जाओ, चलो भाई, करें स्टार्ट। Yes, sir. सर कर लो। यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम समझ रहे हैं, बट ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अच्छा बच्चे भग भी लिए, चलो ठीक, कोई बात नहीं। यार तो समझ में आ ही गया था ना। अगले पे आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि N2O4 की रिएक्शन अगर आप NO2 से कराओगे, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी आपका गैसेस स्टेट में, ठीक है, उस केस में कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P इज। तुम्हें एक रिलेशन बताना, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए था, बट अगर याद नहीं है तो बताओ, निकाल सकते हो क्या? किया था ये वाला क्वेश्चन बेटा कि नहीं किया था? बताओ बताओ भाई, तुम लोगों ने करा था क्वेश्चन वाला, नहीं करा था? फिर नहीं बोलोगे। अरे क्वेश्चन करा था कि नहीं करा था? क्वेश्चन भैया ये वाला करा था नहीं करा था? मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है पला, यार बोल दिया करो ना, इतना क्या ही इशू है तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो, N2O4 भी आपका गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा जो आपका NO2 है वो भी आपका गैसियस फॉर्म में, पहली चीज। ठीक है, मान मान लो T इज इक्वल टू 0 पर इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो है 1, और क्योंकि T 0 है, टाइम अभी स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। मान लो T इज इक्वल टू T पे, मतलब किसी टाइम पे जब इसका प्रोडक्ट बना होगा, मान लो अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो इसमें अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो बनेगा भी कितना? अल्फा ही बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने 2 हैं, तो अल्फा नहीं बन के उसका डबल यानी कि 2 अल्फा बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, NT का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? 1 माइनस अल्फा और प्लस का 2 अल्फा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बेटा Kp का फॉर्मूला लगाओगे, तो Kp का प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ NO2 हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2। और क्योंकि NO2 पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है? 2।
ठीक है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इसकी, ठीक। और अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है, और ये 2 नहीं लगेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर तुम्हें Yes, पता हो कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर बोले हम कि भैया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, बताओ किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता, बताओ होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो प्रेशर है इसे हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिख के चलेंगे। देखो तुम कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ, जल्दी बताओ, मोल फ्रैक्शन कितना है, बताओ भाई, तुम लोग एक तो बोलते नहीं हो यार, बिल्कुल भी बोलते हो। देखो यहाँ पे अगर इसे हम निकालें तो x कितना है, x बताओ, x अगर इसके लिए निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एक तो मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 अल्फा अपॉन में, अगर इसके लिए निकालोगे इस वाले केस के लिए 2 अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इनटू में पी चल रहा है, ये पी ऐसे ही रहेगा, और इसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि किसके लिए निकालना है, टोटल प्रेशर NO2 के लिए, तो यहाँ पे लिख लो प्रेशर ऑफ NO2, अगर आप निकालोगे तो यही तो बनेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर आप प्रेशर आप निकालोगे इसका N2O4 का कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका कैसे निकालोगे, माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस। हाँ, या फिर ऐसा करो, इसे सीधे सीधे यहीं पुट कर देते ना वैल्यू में, केपी में ही पुट कर देते हैं। तो देखो जब केपी में पुट करोगे सीधे सीधे यहाँ पे केपी में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा और इनटू में पी, और इसका बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में चलेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा इनटू में पी, किसके लिए, ये हमने किसके लिए निकाला था प्रेशर, ये हमने निकाला था ये हमने निकाला था प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है। ऐसे अगर आप निकालोगे प्रेशर ऑफ N2O4 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल मोल कितने हैं इसके बताओ, 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा इनटू पी, ठीक है, दोनों वैल्यू उठाई इसमें लाके पुट कर दी। अब जो इसे फाइनली आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, हमको तरीका बता दिया कि कैसे निकालना है, तो आपका अल्फा निकल के आएगा Kp अपॉन में 4p प्लस का k, ये आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। इस पूरी कैलकुलेशन को जो आप सॉल्व कर लोगे, समझे कैसे, देखो यार, देखो पी से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कहाँ 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचे कुछ काट पीट के अल्फा को लाके देखना, अल्फा निकालोगे तो इतना ही निकल के आ जाएगा, दैट इज आंसर नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया होगा टिक, उनका बिल्कुल सही है, समझ में आया बेटा, सर ए वाले क्या कह रहे हो बेटा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बेटा, सर ऑप्शन ए सर डालते कि ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था, अल्फा को निकाल के ए आ रहा है क्या, इसे सॉल्व करके ए आ रहा है, इतने को बी ही आएगा बेटा, ये वाला आएगा, जहां तक सॉल्व कर लेना एक बार। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी आएगा, ठीक, इसे हटा देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला देखो, कह रहा है इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 100.1 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, गिवन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तुम्हें दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम, और तुम्हें दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये तुम्हें दे रखा है, करा था ये, इसका बताओ कितना आएगा आंसर, निकाला था, बताओ, यस सर बी, बी वाला आया था, ये वाला बता रहा हूं। yes, चलो इसे एक बार करके देख लो, देखो भैया पहली बात तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, केबी इंटू में एम होता है, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है के एफ में इंटू में एम, होता है कि नहीं होता बताओ, और के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी स्क्वायर, बताओ आर टी स्क्वायर और अपॉन में 1000, आर टी स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा एच, जो भी तुम्हें है वेपराइजेशन है या फिर कंबशन है, जो भी दे रखा है वो डेल्टा एच का हीट का वेपराइजेशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जो भी है,
फ्यूजन सब रख देंगे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए। दूसरी बात, अब तुम क्या करो, अब तुम निकालो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ का रेशियो निकालो। तो तुम क्या लिखोगे, एम से एम तो कैंसिल ही हो जाएगा जब इसे करोगे, ठीक है। तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे के बी इंटू एम अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन में लिखोगे के एफ इंटू एम, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसे हटा ही दे रहे सीधे सीधे, ठीक है। इसे लिखने का कोई बनता नहीं है। चलो, जब इतना तुम करोगे उसके बाद क्या होगा, अब के बी, जब बी के लिए के लिखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आर, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। तो इनटू में क्या लिखोगे, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। इनटू में देखो ये नीचे है, ऊपर लाएंगे तो इनटू में वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1000 इनटू में डेल्टा एच कौन सा आ जाएगा, फ्यूजन का आ जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन का, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आर टी एफ स्क्वायर, ठीक। यही तो होगा, आर से आर उड़ाओ, 1000 से 1000 उड़ाओ, बाकी जो वैल्यू है लाके पुट कर दो। डेल्टा टीवी वाटर के लिए अगर तुम्हें नहीं पता है तो याद कर लो 0.1 होता है, ठीक। और डेल्टा टीएफ तो तुम्हें निकालना ही है, एक इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो टीबी स्क्वायर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा। अच्छा इसमें दे रखा है यार, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इसे कन्वर्ट कर लो किसमें, केल्विन में। तो कितना हो जाएगा ये 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा 373, ठीक है। तो ये हो जाएगा 373 इंटू 373, ठीक है। और इंटू में तुम्हें क्या दे रखा है, फ्यूजन कितना दे रखा है, फ्यूजन दे रखा है 80, ठीक है। तुम्हें ये दे रखा है 80, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या है, अपॉन में टी एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, और 0 डिग्री सेल्सियस को 273। केल्विन में बदलो तो कितना आ 273, तो यहाँ पे आ जाएगा 273 इंटू में 273, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार। और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन तुम्हें दे रखा है 540, ठीक। इससे बेटा ये उड़ाओ, इस पूरे को सॉल्व करना, तो जब तुम पूरे को सॉल्व करके डेल्टा टी एफ लेके आओगे निकाल के, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 0.361, और जब तुम टी एफ निकालोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.361 डिग्री सेल्सियस। तो ये जिस बच्चे ने आंसर बताया था बिल्कुल सही, ठीक है, बी ही होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, माइनस का 0.361, ठीक है। निकालेंगे कैसे ये बता दिया, कैलकुलेशन तो तुम भैया अपने आप ही करोगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे एक एक की तो बहुत टाइम हो जाएगा। हो गया इतना बेटा, Yes, sir. चलो अगले वाले पे चले, चलो अगले वाले पे चलते हैं। अगर 16 17 तुमने कर लिए तो आ जाओ अब 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन एज 300 केल्विन। तुमसे खुद ही बोल रखा है कि 300 केल्विन यानी कि 300 केल्विन, और तुम्हें ये रिएक्शन दे रखी है कि इसके लिए डेल्टा एस तुम्हें दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल। तुमसे 1.5 मोल कंबशन पूछ रहा है डेल्टा यू, और टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, 2 कितना आ जाएगा 298 नहीं 300 हो जाएगा, ये तो 300 केल्विन लिख सकते हो इसे, ठीक है। इनमें से ये तुम्हें डेटा दिया हुआ है बेटा। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू और प्लस का डेल्टा एनजीआरटी, यही तो होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं बताओ, डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, मतलब क्या है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसमें गैसेस मॉलिक्यूल जितने हैं उनमें से माइनस कर दो किसे, तुम्हारे जो रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल उन्हें, इसे भी नहीं छूना है, इसे भी नहीं छूना, ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी का मतलब जो प्रोडक्ट की गैसेस मॉलिक्यूल है उसमें माइनस कर दो रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो तो डेल्टा एस में ऑलरेडी क्वेश्चन होगी मैंने कितना है माइनस का 3271 इज इक्वल टू डेल्टा यू तुमसे पूछा गया है, और प्लस का डेल्टा एनजी निकालिए जरा बेटा, 6 में से माइनस करो 15/2 कितना आएगा, करो 6 माइनस 15/2 करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 3/2। 3/2 पॉजिटिव का आ रहा है निगेटिव आ रहा होगा, यस सर। माइनस का आएगा ना, ठीक है। तो माइनस का 3/2 को हम सीधे लिख लें माइनस का 1.5, इसे लिख लो माइनस का 1.5, आर की वैल्यू 8.314 इंटू में टेम्परेचर कितना है 300, कैसे पता ये देखो ये लिख रखा, ठीक है। अच्छा ठीक है, और कुछ दिया हुआ क्या, बस इतनी तो दिया है, ठीक है। किलो जूल में है तो ये वैल्यू तुमने जूल वाली रखी तो इसे तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, यहां से तुम क्या करो डेल्टा यू को सॉल्व करो और डेल्टा यू सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है,
आसान सा क्वेश्चन था यार। जितना भी डेल्टा यू आए बेटा वो 1 मोल के लिए आएगा। कितना आ रहा है बता सकता है कोई? डेल्टा यू कितना आ रहा है? इतने को सॉल्व करके बताओ डेल्टा यू कितना आ रहा है। जितना भी डेल्टा यू आएगा वो तुम्हारा आएगा कितने के लिए? 1 मोल के लिए। ठीक है, जितना भी आंसर आएगा उसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये जो आएगा डेल्टा यू तुम्हारा, ठीक है, ये आएगा फॉर 1 मोल। और तुम्हें जब डेल्टा यू निकालना कितने के लिए, तुमसे कह रहा है निकालो कितने के लिए बेटा? 1.5 मोल के लिए। तो यहाँ पे लिख लो फॉर 1.5 मोल। हम क्या करेंगे, डेल्टा यू का जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, आंसर लिखा है ये, ठीक है, डेल्टा यू का जो भी आंसर आएगा, आंसर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद फाइनल आंसर कैलकुलेशन अपने आप करो, बताओ निकाला है किसी ने? ये बताओ कितना आ रहा है ये? नहीं बताओगे, चलो कोई बात। बता दो यार, किसी ने करा सॉल्व? चलो ठीक Yes. है, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? Minus माइनस 326 326 7.25. 7.25 हेमंत ने बता दिया, ठीक है से, हाँ यही आ रहा है उसका भी, ठीक है। और इसकी जब तुम क्या करोगे तो हाँ बस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 326 7.25 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर दो, क्योंकि तुमसे पूछा क्या है, तुमसे 1.5 मोल के लिए पूछा है। यहाँ पे 0.25 इंटू में 1.5, ठीक है, जो भी होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसे भी कर ही लो यार, लगे हाथ क्यों ही छोड़े। बताओ कितना आ रहा है? इसे सॉल्व करने का फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ बेटा? Sir, option B. ऑप्शन नंबर B. बी, ठीक है, यानी क्या आ रहा है, माइनस का 4900.25, ठीक है, किलो, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है, बी वाला। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 करा था कि नहीं करा था बताओ? Yes. किया था, तो क्वेश्चन नंबर 19 करके बताओ क्या आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 19 का? क्यों भाई, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या आया था बताओ? चलो चलो हो गया अपना, ठीक है। कह रहा अब वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 टू द पावर -5, यानी कि तुम्हें Ka ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हें Ka दे रखा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इज बीइंग titrated with aqueous and inert solution. The pH at the point of the third neutralization of the acid will be, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये बताना था, तुम्हें इक्वेशन जनरली बतानी, ठीक है। तो भैया देखो तुम्हें क्या गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हें Ka दे रखा है। Ka तुम्हें कितना देखा है, 10 टू दी पावर -5, तुम्हें 10 टू दी पावर -5 जो है Ka दे रखा है, ठीक है। अब कोई एसिड है, कोई एसिड है, उसे तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब मान लो वो एसिड कौन सा, X है, और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या कह रहा है कि जब तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो कितना बन रहा है, नहीं अभी हाँ 1/3 न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। जो तुम्हारा एसिड है उसका 1/3, यानी कि अगर इसकी मान लो एक वैल्यू हम एसिड को x मान रहे हैं तो इसका न्यूट्रलाइजेशन कितना हुआ है, x/3 हुआ है, ठीक है। अब x/3 तो ये हुआ है, तो जो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या कर रहा है, उसे चार्ज स्पीसीज, तो ये तुम्हारा सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बना बेटा, ये तुम्हारा सॉल्ट बना है। तो अगर बेटा ये सॉल्ट बना है तो इसके बाद एसिड बचा कितना होगा बताओ, x माइनस का x/3 कर देना, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2x/3। ये तुम्हारा वो एसिड है जो तुम्हारे पास बच गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। pH इक्वल टू क्या होता है, pKa, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa प्लस का लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड, ठीक। इसे सॉल्व करो, इक्वेशन बना लो कितनी आ रही है, करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इन तीनों में से। इसे सॉल्व कर लो बस, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा pH तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं क्वेश्चन में pH तो गिवन नहीं है। इसे सॉल्व कर लो फटाफट बस, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
आया आंसर बेटा? अरे देखो यार, देखो pH इज इक्वल टू पी के ए को क्या लिखते हैं? पी के ए को लिखते हैं माइनस का log के ए, माइनस का log के ए, और प्लस का क्या चल रहा है? log। और ये सॉल्ट कितना बना है तुम्हारा? x/3। एसिड कितना बचा है तुम्हारा? 2x/3। यही तो बचा है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। तो log m प्लस log n, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये तो हो गया तुम्हारे पास माइनस का log, और के की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी? ये दे रखी 10⁻⁵, तो ये तो हो गया 10⁻⁵, और प्लस यहाँ इसे सॉल्व कर लो log, इसे सॉल्व करो कितना आएगा? x/3 और इनटू में 2x/3, ठीक है, तो क्या हो गया? नहीं सॉरी 2x उल्टा हो जाएगा ये तो ऊपर आके, ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन में 2x, ये होगा 3/2x, तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2। इसे सॉल्व करो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। देखो इक्वेशन मैच कर रही है क्या? इक्वेशन मैच कर रही है नहीं कर रही, बताओ भाई। देखो मेरे हिसाब से pH इज इक्वल टू आना चाहिए तुम्हारे पास log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, n log m, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये माइनस का 5 आगे आएगा, तो माइनस में प्लस का 5 बचेगा सिर्फ, और log बचेगा 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितना हो जाएगा? log 10, और log 10 कितना होता है बेटा? तब 1, तो हो जाएगा 5 प्लस का log 1/2, ठीक है। मैच कर रहा है ऑप्शन कोई? इसमें कौन सा? हाँ, देखो एक चीज और भी है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? देखो इससे log m अपॉन n को क्या लिखते हैं? log m बाई log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n, ये क्या होता है? log m माइनस का log n, यही तो होता है फॉर्मूला। इसे हम लोग क्या लिखेंगे आगे? इसे हम लोग आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसे लिखेंगे pH इज इक्वल टू 5 और प्लस का log m माइनस log n, यानी कि log 1 माइनस का log 2, यही तो लिखोगे। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0। तो बचा क्या अपने पास फाइनल आंसर? pH इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 5 माइनस का log 2, ये आंसर आया। देखो मैच कर रहा है किसी से? 4 ऑप्शन में से कोई है? बी है, 5 माइनस का log 2, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर निकल के आ जाएगा। बस तुम्हें ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है, कर लो इसे जल्दी से। हो गया बेटा? Yes, sir. समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, हटा दे से। Yes. चलो ठीक है, तो ये भी हो गया, और अपने पास 18 ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है? कह रहा है द HCO3 नेगेटिव और H2CO3 रेशियो इन द बफर प्रेजेंट इन ब्लड इज दिस। इतना होता है, कह रहा है इनका रेशियो इतना होता है, ठीक है। तो तुमसे क्या कह रहा है? इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा तो बताना कितना होगा। रेशियो इन द बफर प्रेजेंट इन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, पीएच की वैल्यू तुम्हें दे रखी है और पी के तुम्हें दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो फॉर्मूला लगाया वही लगा दो फिर से, ठीक है। देखो 20 वाला जब तुम करोगे तो इसमें तुम क्या लिखो बेटा? pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी लिखा जस्ट फॉर्मूला, क्या लिखा हम लोगों ने? pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस का लॉग, और ये रेशियो ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे ही यूज कर लो, ठीक है। मतलब कैसे यूज करेंगे हम लोग लिखेंगे HCO3 नेगेटिव, अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे H2CO3, बिल्कुल जैसा लिखा वैसे यूज कर लो। pH तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है कितना? 7.4, ये लिखा हुआ है देखो 7.4 तुम्हें दे रखा है, ठीक है। दूसरा pKa भी तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है? 6.1, तो ये भी तुम्हें दे रखा है 6.1, ठीक है, प्लस लॉग आ जाएगा अपने पास, क्या बता जाएगा? HCO3 नेगेटिव अपॉन में H2CO3, ठीक है। क्या करो? प्लस वाले को इधर लेके जाओ, तो फाइनल मतलब फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं HCO3 नेगेटिव और अपॉन में H2CO3 H2CO3, ठीक है। ये जो होगा वो तुम्हारा 20 के अप्रॉक्स आएगा। इसे सॉल्व कर लेना। लॉग एंटी लॉग के बारे में तो थोड़ा पता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, और नहीं तो कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाना 5 मिनट की, पता चल जाएगा, ठीक है। और तुम्हें एक बार बताया, ये इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है? लॉग की वैल्यू दी होती है, ठीक है, जो भी तुम्हें लॉग एंटी लॉग यूज होगा उसकी वैल्यू देंगे, तुमसे कैलकुलेट नहीं कराते, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया इन्होंने अपने आप से बना के, बट ऐसा है नहीं, ठीक। तुम्हें लॉग या एंटी लॉग जो भी होगा तुम्हें दिया होगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ अपने सीखने के लिए करना चाहो तो कर सकते, ठीक। तो पहला सेक्शन तुम्हारा हो गया, बाद सेकंड सेक्शन पे याला हो गया बेटा सबका? Yes, sir. चलो ऐसे करा, यही वाला आंसर लगाया था? Yes, sir.
तो फिर तुम लोगों के नंबर अच्छे आए होंगे बेटा। तुमने तो पूरी केमिस्ट्री सही करी इस तरीके से। तो अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जो तुमने ना गलत कराओ। कोई गलत हुआ बेटा? क्यों? यस सर। मानसी, अमित, हैरी, तुम लोगों के बेटा क्वेश्चन गलत हुए हैं? यस सर। कौन से गलत हुए हैं? सर पता नहीं केड़ा केड़ा गलत हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब ज्यादा तो नहीं हुए ना, 2 ही 3 तो हुए होंगे गलत। सर दूसरे भी करा दो जेड़े पहले 10 आंदे। तो यार एक चीज याद रखना बेटा, पेपर अगर आप दे रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको जो हाथ रोक के काम करना है वो ये कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत ना हो ज्यादा। अगर आपके क्वेश्चन गलत ज्यादा होंगे तो यार दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, आपको पता है, हमें पता है। तो कोशिश कोशिश करना कि सही क्वेश्चन भले ही कम हो बट गलत एक ना हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, ये क्या फिर से ये अच्छा, ये सेक्शन अलग हो गया ना, सेक्शन सेकंड सेक्शन होगा। पहला पहला वाला निपट गया, ठीक है। 20 भैया थे, 20 हो गए। क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड आउट द टोटल कलर्ड स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग। ये तो यार आसान है, कैसे करोगे वाला क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कैसे आ गए ऑड ऑड, तो कलर शो करेगा। और अगर तुम्हारे पास इवन आ गए तो कलर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कलर वही शो करते हैं जिनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लो। कितना निकल गया था इसमें? कितने ऐसे कंपाउंड है बताओ भाई? नहीं करा था क्या? सर अभी ऐसे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो, मतलब करा तो ऐसे ही होगा जैसे हम बता रहे हैं। यस यस। हाँ, तो ये तो करा आसान है। दो सर करा दो। कितना बेटा? 4? यस सर पता नहीं वैसे आप करा दो। अच्छा अच्छा, हाँ तो 4 ही आएंगे, मतलब देख लेना। अगर 4 बता रहे हो तो अगर मतलब इसमें खाली आपको ये देखना है कि आप इलेक्ट्रॉन गिन लो। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास, जैसे Cl2 है, Cl, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना था? 17 होता। तो Cl2 को कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, तो इवन हो गया। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो ऑब्वियस सी बात है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे करके बस तुम्हें इतना गिनना है कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही तुम्हारे कैसे होते हैं, कलर शो करते हैं। क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर शेल से लोअर शेल में जम करता है, ठीक है। मतलब लोअर से पहले हायर में जाता है, वापस हायर से जब लोअर में आता है तब वो कलर को निकाल देता है, ठीक है। तो बस तुम्हें इसमें करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसके लिए तुम क्या करो, काउंटिंग कर लो। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन रहेंगे तो कलर शो नहीं करेगा, अगर ऑड रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कलर शो करेगा, इतना, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन बताओ, सेकंड वाला। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन Mg। बताओ इनमें से किसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पता है? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पता है किसी को? मेटलर्जी पढ़ी है? एफ बिल्कुल सही, Fe3O4, Fe3O4। तो बेटा इसमें तो मैग्नीशियम होने से रहा। कार्बोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बताओ, इसका फॉर्मूला पता है? FeCO34 ये MgCl3.6H2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर Mg प्रेजेंट है ना, इसके अंदर Mg है भैया। ये MgCl3.6H2 होता है इसका कार्बोनाइट का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ बेटा। इप्सम सॉल्ट MgSO4 बिल्कुल सही, MgSO4 होता है, तो ऑब्वियस सी बात इसके अंदर Mg है। सिडराइट का फॉर्मूला क्या होता है? सिडराइट क्या होता है? आयरन की होता है, FeCO3। सिडराइट इज आयरन ओर। तो कौन कौन से? एक आपका कार्बोनाइट हो गया और इप्सम सॉल्ट हो गया, इन दोनों में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। अगर वहीं तुमसे Fe पूछते तो तुम्हारा हो जाता सिडराइट और तुम्हारा हो जाता कौन सा, मैग्नेटाइट। अब तुम सोचो, तुम लोग मेटलर्जी वाले चैप्टर को तवज्जो नहीं देते हो, ऑब्वियसली बात, जहां तक हमें लग रहा है कि उससे नहीं आया। देखो आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बेटा हर चैप्टर से आएगा, ध्यान रखना। बस ये है कि कुछ की वेटेज ज्यादा है तो उन्हें हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला देखो क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन conc H2SO4 is added in charcoal the number of gases evolved are। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका क्या करा बेटा बताओ? 2 कौन कौन सी होंगी गैसेस वो? SO2 CO2। बिल्कुल सही। देखो क्या कह रहा है कि अगर आप conc H2SO4 की रिएक्शन चारकोल से करा दो क्या निकलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और एक तुम्हारी कौन सा निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलेगा, एक तुम्हारा CO2 निकलेगा, ठीक। और एक तुम्हारी H2O, लेकिन ये लिक्विड रहेगा, ठीक है, ये लिक्विड में रहेगा, ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बिल्कुल सही। क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 इसका, ठीक है, क्योंकि 2 गैसेस निकलेंगे, एक तुम्हारी SO2 और एक तुम्हारी निकलेगी CO2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर अबव कंपाउंड
इस वाले कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसो नंबर। तो तुम्हें कायरल सेंटर ढूंढने हैं बस। कितना आएगा बेटा? 3 अभी देखते हैं। जैसी आवाज तुम लोगों की मेरे कानों में आ रही है, मतलब ऐसे रुक रुक के एकदम कट कट के, तुम लोगों को भी मेरी आवाज वैसे सुनाई दे रही है क्या? नो। देखो ठीक है, देखो यार, पहली बात तो कायरल सेंटर ढूंढ लो। तुमसे क्या पूछा? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स पूछा तो तुम क्या करो? कायरल सेंटर ढूंढ लो, और कायरल सेंटर जैसे तुम्हें मिल गया बस तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा, कायरल सेंटर होता क्या, पहले तुझे बता दो। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा? एक ऐसा कार्बन जिससे चारों अलग अलग ग्रुप लगे हों, चारों अलग अलग एटम लगे हों, ग्रुप लगे हों। इस वाले कार्बन को देखो, चारों अलग अलग हैं कि नहीं बताओ? एक CH3, इधर ये पूरा मॉलिक्यूल, ऊपर OH और एक हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट है, तो बिल्कुल सही, एक ये कायरल सेंटर हो गया, एक तुम्हारा ये सारा कायरल सेंटर हो गया। और बेटा याद रखना, जहां पे तुम्हारे डबली बॉन्डेड आ जाते हैं इसे भी हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर मानते हैं, यानी कि ये भी तुम्हारा कायरल हो गया। ठीक है, तो देखो, तो अगर तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, क्या पूछा क्वेश्चन में? हाँ यही पूछा हुआ, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की अगर बात करें। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके दो दो बन जाएंगे, एक तुम्हारा बन जाएगा सिस, एक बन जाएगा तुम्हारे पास ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, सिस और ट्रांस बन जाएगा, और एक ये वाला है, इसकी वजह से एक और बन जाएगा, टोटल बन जाएंगे 3। तो बिल्कुल सही है, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होता है फॉर्मूला, पता है बेटा? कैसे निकालते हो? 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर, आगे क्या तो बताओ भाई? 2 की पावर n-1 प्लस का 2 की पावर p-1। ठीक है, ये होता है। और p क्या होता है यहाँ पे? p होता है तुम्हारा n+1/2। ठीक है, n तुमने निकाल ही लिया 3। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3-1 प्लस का यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप निकाल लो, p निकाल लो, कितना है? तो हो जाएगा 3+1/2 यानी 4/2 यानी कि 2। p की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ कितना बचेगा? 2। 6 आंसर आएगा बेटा। तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? ये वाला था ना? हाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा हाउ मेनी अल्कोहल्स गिव्स इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑन हीटिंग विद लुकास रीजेंट। कह रहा है लुकास रीजेंट से इनमें से कौन से ऐसे अल्कोहल हैं जो तुरंत टर्बिडिटी दे देंगे। ये वाला क्वेश्चन करा था? यस सर। क्या था, कैसे करा? क्यों सर बेटा? जो 3rd डिग्री होगा वो जल्दी रहेगा। बिल्कुल सही है। देखो इसमें यार, जब तुम लुकास रीजेंट सिलेक्शन कराओगे, तुमने पूछा टर्बिडिटी के लिए देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी टर्बिडिटी ज्यादा होगी। तो तुम्हें बस ये देखना है कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन तुम्हारा स्टेबल बनेगा। ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तुम्हें बस ये चेक करना है कहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। पता है इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? अगर इसे नंबर दे दें 1 2 3 4, कहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा? अरे भाई, जहां पे तुम्हारा OH लगा वहीं तो जनरेट होगा। तो कितनी डिग्री बनेगा ये बताओ? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तुम्हारा 1 डिग्री बनेगा। ये वाला बताओ कितने डिग्री बनेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री बनेगा। ये वाला कितने डिग्री बनेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री बनेगा तो, बट ये रिजोनेंस की वजह से कैसा हो जाएगा? स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ कितना बनेगा? ये 3 डिग्री बनेगा। ये कितना बनेगा बेटा? 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा बताओ? 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये वाला कितना बनेगा? तुम्हारा बनेगा 2 डिग्री। ये वाला कितना बनेगा? ये तुम्हारा बनेगा 1 डिग्री। 1 डिग्री तो बनेगा। अब बताओ, देखो डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकेटाइन कभी स्टेबल होता नहीं। डबल बॉन्ड के ऊपर क्यों बनेगा? कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बनेगा ना, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये है कहानी पूरी। अब बता दो, देख लो, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है, उतनी ही जल्दी टर्बिडिटी आ जाएगी। बस तुम्हें स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की चेक करनी है, देख लो। तो सबसे ज्यादा हमें पता है स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री वाले होंगे ही नहीं, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री वाले देख लो।
एक इसे हटा दो, ये नहीं होगा, एक इसे हटा दो, ये नहीं होगा, एक इसे हटा दो, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे 3 डिग्री वाले होंगे वही होंगे। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? Yes. Yes. आगे चले। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये 5 तो हो ही गया, ये हो गया पांचों। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़ो क्वेश्चन को, रीड करो, करके दिखाओ। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इज P and सुक्रोज इज Q। कह रहा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P into Q। बताओ भाई, करा था ये क्वेश्चन बेटा? क्यों बेटा, क्या वाला क्वेश्चन करा था? No, sir. देखो, अगर तुमने वाला चैप्टर पढ़ रखा है बायोमोलिक्यूल, तो तुम्हें स्ट्रक्चर्स पता होंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज की, सुक्रोज की, इन सब के स्ट्रक्चर पता होंगे। और स्ट्रक्चर पता होंगे तो तुम्हें बता दें कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज जो होता है उसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं 5। ठीक है, 5। और ये क्वेश्चन यार कई बार पूछा गया, तो इसे बेटा तुम कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 होते हैं। और जो तुम्हारा सुक्रोज होता है, इसमें तुम्हारे कायरल कार्बन होते हैं 9। कायरल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जिसमें तुम्हारे चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होता है 5 कायरल कार्बन, और 9 सुक्रोज में होते हैं 9। ठीक है, तो P into Q करना है सिर्फ अपने को, तो P into Q कर दो, तो 5 into 9 कर दो, 5 9 से कितना होता है 45। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 45। ठीक है, अगर तुम लोग का 45 आंसर आया था तो तुम्हारे वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं कि तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और सुक्रोज वगैरह का सब स्ट्रक्चर याद होगा। याद था क्या? No, sir. हाँ, फिलहाल तो ये समझ के चलो कि हाँ इसका आंसर 45 है। अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाओ, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 99.999% ऑफ रिएक्शन। मिनट निकालना, टी हाफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ निकालना है। लगा लोगे बेटा? बताओ। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो अगर तुम्हें क्या निकालना, क्या तुम्हें, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। देखो क्या रहा है, हाफ लाइफ 30 मिनट कैलकुलेट 99%। तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे टी x% का फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताना जरा। ठीक है, तो टी x% का फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा के और लॉग। अब कह रहा है जितना भी था उसका 99.99% कंप्लीट हो चुका है, उस पर तुम्हें निकालना है। तो रहा कितना होगा 100, तो हम इसे मान लेते हैं 100। ठीक है, और इसमें कंप्लीशन कितना हुआ है, कह रहे हैं 99.99% हो गया। तो अभी के लिए फिलहाल क्या करो आप, 100 माइनस का x कर दो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के का फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, Ln. ln2 अपॉन में टी हाफ। ठीक, बिल्कुल सही। तो क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2.303। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे टी हाफ आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ, और अपॉन में आ जाएगा अपने पास ln2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ln2 की तो वैल्यू रखनी, मतलब हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन में 100 माइनस का 99.999। ठीक, इसे सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व कर लो फटाफट। देखो पहले तो इसे चेंज कर लो ln को लॉग में 2.303, क्योंकि तुम्हें ln2 की वैल्यू थोड़ा पता है, तुम्हें तो log 2 की वैल्यू पता है। और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा टी हाफ आ जाएगा, अपॉन में ln2 को कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, 2.303 हो जाएगा log 2। तुम्हें log 2 की वैल्यू पता है, ना कि ln। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, ऊपर कितना है 100, सॉल्व करने कितना बचेगा। ठीक है, जितना भी आएगा, कितना आएगा बताओ यार, इसे सॉल्व करके, इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0.999 10 to the -3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब क्या करो इससे, देखो ये तो बेटा कैंसिल ही हो गया पूरा। ठीक है, और तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 30 मिनट। टी हाफ की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दे रखी है। ठीक है, 3 ये हो गया 30, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, सॉरी
0.3010 होती है, तुम 0.3 मान लो, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा बेटा, log 10 to the power 5, ये ऊपर जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना, आ जाएगा तुम्हारे पास 30 × 5 अपॉन में 0.3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 10 50, यानी कि और एक जीरो ये वाला, तो 500 आंसर आ जाएगा बेटा। 500 मिनट इज द राइट आंसर। वैशाली का आंसर आ भी गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। 500 मिनट जो है बेटा वो उसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कर लेना। देखो यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाया log m की पावर n वाला, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया log m की पावर n, तो क्या होता है n log m, ठीक है। करो इतना जल्दी से, हो गया बेटा, Yes, sir. ठीक है। आसान था, इसमें कोई इतना नहीं, बस ये आपको फॉर्मूला वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते, बट ये दिक्कत है कि हम लोग उसे इतना वो समझते हैं कि हम उसे रीड ही नहीं करना चाहते क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये करा था क्वेश्चन नंबर 8, यस सर, क्या आंसर आया था इसका, 100 को। देखो कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू a vapor pressure of this torr when the mole fraction of the non volatile solute was 0.2, what would be the vapor pressure of the pure solvent। बहुत सिंपल सी बात है, तुमसे कह रहा है कि P नॉट माइनस का PS अपॉन में क्या होता है P नॉट, और इक्वल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इक्वल होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है, Yes. ठीक। तो जब क्या करोगे, तो यहाँ पे P नॉट तो पता ही नहीं है, PS तुम्हें पता कितना 80 दे रखा है, 80 दिया, हाँ 80 दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन में बेटा P नॉट, अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू कितना है 0.2। तो अगर इसे सॉल्व करके तुम्हारा 100 टॉर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ऐसे करा था बेटा, क्यों, Sir. ठीक। चलो भैया अगला करें, Yes. ये तो आसान था, ये तो उन्होंने कर ही रखा हुआ है ना, ये तो आसान। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ 0.10 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट परफॉर्म्स 75 कैलोरी ऑफ वर्क, एडियाबेटिक लिखा होगा, हाँ एडियाबेटिक ही लिखा हुआ है, एडियाबेटिकली इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर तुमसे T पूछ रहा है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर T2 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भैया अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है अपने पास NCV dt, है ना। तो dt क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे T2 माइनस का T1 लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है 75 किलो कैलोरी के। और एडियाबेटिक है तो इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, 5 कैलोरी में दिया ना, हाँ कैलोरी में दिया होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाओ, कितने नंबर ऑफ मोल्स है 0.1। अच्छा एक बार बताओ बेटा, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, मोनो एटॉमिक यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए बताओ मुझे कि CV की वैल्यू कितनी होती है, बताओ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए। 3R/2। बिल्कुल सही, 3/2 R ये होती है तुम्हारी मोनोटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3R/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 75 के। बेटा क्योंकि तुम कैलोरी में तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है ना, तुम्हें जो वर्क डन है कैलोरी में दिया, तो R की वैल्यू भी कैलोरी वाली यूज करोगे, ना कि 8.314 वाली, ठीक है। तो क्या करना है 0.1 इंटू में 3 इंटू में 2 अपॉन में 3, और यहाँ पे तुम्हें क्या गिवन, और कुछ गिवन है क्वेश्चन में, बताओ टी, हाँ पहले रुक जाओ, इसे सॉल्व कर ले। T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 75, ये 2 से अभी 3 थोड़े ना अपॉन में 2 है ना, रुको रुको एक सेकंड, ये तो 2 है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास बचा 0.3 ऊपर हो गया 0.3, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू माइनस का 75। T1 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, तो 227 डिग्री सेल्सियस, 227 प्लस 273 करना बेटा, 273, 500 केल्विन आ जाएगा क्या, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो T2 माइनस का T1 हो जाएगा 500 केल्विन, इसे 0.3 को उठा के इधर भेज दो, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 25.250 आएगा ना, 250 आएगा बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से जब T2 निकालोगे तो माइनस का 500 उधर जाएगा, तो प्लस का 500, तो 500 में से 250 का कितना बचेगा, 250 ही आएगा। तो तुम्हारा 250 केल्विन जो है वो आंसर आएगा इसका। करा था बेटा ये वाला क्वेश्चन, Yes, sir. 50 इतना ही आंसर आया था बेटा, Yes, sir. सही है। लो 9th वाला क्वेश्चन भी हो गया,
करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, ठीक। हटाए बेटा, Yes, sir. Yes, चलो sir. एक क्वेश्चन बचा, इसे देख लो जल्दी से। पढ़ो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अब वीक एसिड 0.1 कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है एच की, 1% आयनाइज्ड, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बहुत आसान है। देखो पहले तो एच पॉजिटिव की वो निकालो, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सी अल्फा के इक्वल हो जाएगा, सी तुम्हें दे रखा 0.1 और उसकी परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ मोलर। तो तुमने यहाँ पे क्या करा, H+ की कंसंट्रेशन निकाल ली। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H+, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग और H+ कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻³ क्या होता है बेटा बताना जरा, पावर आगे आ जाती है ना, log m की पावर n, log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m, तो ये बाहर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगा प्लस का 3 log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1, आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपना आंसर करा था वाला क्वेश्चन, क्यों भाई, तेरा क्वेश्चन करा था बेटा। चलो खैर अब बोलो चाहे ना बोलो, मेरा काम ओवर हो गया। अभी 8:30 बजने में 15 मिनट है हमारा, हाँ टाइम से पहले अपना हो गया, ठीक है। तो पूरा 2.5 घंटे बैठना नहीं पड़ा। चलो अच्छा ठीक है फिर, तो ये वाला FST तुम्हारा डन हो गया कंप्लीट, ठीक है। कौन सा था ये वाला, FST नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। चलो Yes. ठीक है, अब जाओ और आराम से अपना पढ़ो, मजे करो, और बेटा लाइटली लेना पेपर को, इतना ज्यादा वैसे हाइपर होने की जरूरत नहीं, आराम से एकदम पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं। तुम लोगों की परफॉर्मेंस से हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आता है अच्छा खासा, ठीक है, तुम्हारे पेपर भी सही जा रहा है। तो जो जिन्हें नहीं पढ़ना उनसे कुछ नहीं कह सकते, बट अगर तुम अभी तक रुके हो दैट मीन तुम्हें भाई पढ़ना है, तो तुम अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखो, ठीक है। आराम से काम रहो, मजे से पढ़ो, स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, और पेपर तुम्हारा क्वालिफाई होगा, पक्का क्वालिफाई होगा, ठीक है। थोड़ा कन्वर्सेशन किया करो यार, ऐसा लगता है पता नहीं अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं। चलो खैर, तो बाय, ठीक है, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। अमित भाई, अमित पलक, बाय बाय।